को काफी हद तक संभाल चुकी थी। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और आद्या से कहा, तो बताइए, आपको हमसे क्या पूछना था? यह सुनकर आद्या कुछ पल खामोश रही। वह परी से बहुत ज्यादा नाराज थी। जब से उसे सच्चाई का पता चला था, उसे ऐसा लग रहा था मानो परी ने उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपाई हो। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। गुस्सा भी था, उलझन भी थी और कई सवाल भी थे। मगर अभी जो कुछ हुआ था, उसके बाद वह खुद भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, वह यह महसूस कर पा रही थी कि परी भी इस वक्त ठीक नहीं थी। शायद केवल उसी की वजह से वे खुद को संभाल कर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल सोचने के बाद आद्या ने कहा, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हमें नहीं लगता कि आप इस वक्त ठीक है। ये सुनकर परी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम ठीक है, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। क्या आप सच में चाहती हैं कि हम आपसे कुछ न पूछें? आद्या ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप सच में चाहती हैं कि मैं अभी पूछूं? परी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि उसी बात की वजह से आप काफी वक्त से परेशान हैं और अगर अभी नहीं पूछेंगी तो आगे भी परेशान रहेंगी। फिर उसे छिपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है। हमें आपको यह सब कभी न कभी बताना ही था, इसलिए जो पूछना है पूछ लीजिए। यह सुनकर आद्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, आपसे नाराज भी थी। बहुत कुछ पूछना था, बहुत कुछ कहना था, मगर अभी जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया हो। वह कुछ पल रुकी और फिर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछूं, क्या कहूं और क्या सोचूं। कुछ क्षणों के लिए आद्या फिर खामोश हो गई। उसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके बावजूद अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ पूछूं तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। उसकी आंखें सीधे परी की आंखों में टिकी थीं। जो कुछ मुझे सपनों में दिखाई देता है, जो मैं महसूस करती हूँ, कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं उन पलों को जी चुकी हूँ या फिर उन्हें जी रही हूँ। जो भी है बस इतना बता दीजिए। आद्या की आवाज हल्की सी कांप गई। क्या वह सब सच है या फिर सिर्फ एक सपना? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसका जवाब जानती हूँ। मुझे बस यह जवाब आपसे सुनना है, एक कंफर्मेशन के रूप में। यह सुनकर परी एक पल के लिए खामोश हो गई। वह गंभीर नजरों से आद्या को देखने लगी। आद्या के चेहरे पर जवाब जानने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षणों तक वह सन्नाटा छाया रहा। फिर आखिरकार परी ने वह खामोशी तोड़ी और शांत स्वर में कहा, वह सब सच है। परी के मुंह से ये शब्द सुनते ही आद्या को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की पूरी दुनिया थम गई हो। उसने अनगिनत बार खुद से यही सवाल पूछा था। कई बार उसे महसूस हुआ था कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं है। उनमें जो दर्द था, जो भावनाएं थीं, जो यादें थीं, वे किसी कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक लगती थीं। उसके मन का एक हिस्सा पहले से जानता था कि वह सब सच है, मगर जानने और किसी दूसरे के मुंह से उस सच की पुष्टि सुनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस वक्त वही अंतर उसे भीतर तक हिला गया था। इसका मतलब था कि उसने सपनों में जो कुछ भी देखा था, वह सब वास्तव में घटित हुआ था। चंद्र, मनु, वैभवी, उनसे जुड़ा हर पल, हर एहसास, हर घटना, सब कुछ सच था। यह सोचते ही आद्या का दिमाग बुरी तरह उलझ गया। अगर वह सब सच था, तो फिर उसकी अपनी जिंदगी क्या थी? वह जिंदगी जिसमें वह कावेरी थी, वह जिंदगी जिसमें उसने अपने माता पिता, अपने दोस्तों और अपनी पूरी दुनिया के साथ सालों बिताए थे। क्या वह भी सच थी या फिर यह सब किसी भ्रम का हिस्सा था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? अब तक तो वह यही मानती आई थी कि वह किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है। यही एक बात थी जो उसके अनुभवों को कुछ हद तक समझा सकती थी। मगर अब परी के एक जवाब ने उसकी पूरी सोच को ही उलट पुलट कर दिया था। अगर उसके सपने सच थे तो फिर यह दुनिया क्या थी, और अगर यह दुनिया सच थी तो फिर उसके सपने क्या थे? उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। इतने सवाल कि वह खुद ही उनमें खोती चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की पूरी किताब उठाकर उसके सारे पन्ने आपस में मिला दिए हों। अब वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ पर है। जिस स्पष्टता के सहारे वह अब तक आगे बढ़ रही थी, वह भी इस वक्त टूटती हुई महसूस हो रही थी। पहले उसे यकीन था कि वह एक दूसरी दुनिया में है, मगर अब उसे अपने उसी यकीन पर संदेह होने लगा था। क्या वह सच में किसी पैरेलल यूनिवर्स में थी या फिर कोई और सच्चाई थी जिससे वह अब तक अनजान थी? क्या उसके सपने अतीत थे? क्या वे किसी और जीवन की यादें थीं? या फिर वे उस सच्चाई के टुकड़े थे जिसे उसका मन अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था? उसका सिर भारी होने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जितना वह सोचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही सब कुछ उसकी समझ से दूर होता जा रहा था। और आखिर में उसके मन में केवल एक ही सवाल बचा, अगर वह सब सच था तो फिर आखिर वह खुद कौन थी? कावेरी, आद्या, या फिर कोई ऐसी शख्सियत जिसकी सच्चाई से वह अभी तक पूरी तरह अनजान थी? इन सब विचारों के बीच अचानक उसने सिर उठाकर परी की तरफ देखा और जल्दी से पूछा, तो आप कह रही हैं कि जो कुछ मैं सपनों में देखती हूँ? उसकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, मतलब वह सब सिर्फ सपना नहीं है? परी चुपचाप उसे देखती रही। आद्या ने घबराकर फिर कहा, नहीं, मेरा मतलब वह सब हकीकत है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। अगर वह हकीकत है तो फिर मैं जो अभी जी रही हूँ वह क्या है? मेरी जिंदगी क्या है? क्या वह झूठ है? उसके शब्दों में अब बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। और चांद, वह बोलते बोलते रुक गई। चंद्र का चेहरा कावेरी जैसा क्यों है? मुझे बताइए, क्या वह सच में मैं ही हूँ या कोई और? उसकी आंखें जवाब पाने की उम्मीद में परिपटी की थी। वह मैं हूँ ना या नहीं हूँ?
आद्या की आवाज लगभग टूट चुकी थी। मतलब मतलब आखिर सच क्या है? यह कहकर उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। एक साथ बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। इतनी सारी कि अब उसके लिए उन्हें समझना भी मुश्किल हो गया था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा। वह दर्द हर पल बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग एक साथ बहुत सारी यादों और सच्चाइयों को संभालने की कोशिश कर रहा हो। परी उसकी हालत देखकर घबरा गई। आद्या, आप ठीक है? उन्होंने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उनका हाथ आद्या को छूने वाला था, किसी ने आकर उनका हाथ बीच में ही रोक लिया। परी और आद्या दोनों एक पल के लिए चौंक गईं। वहीं दूसरी तरफ आद्या की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। उसके सिर का दर्द अब असहनीय होता जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी धुंधली होती नजरों के बीच उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखाई दी। एक व्यक्ति जो ठीक उसके सामने खड़ा था, मगर दर्द और धुंधलापन इतना ज्यादा था कि वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि वह शख्स लगातार उसी को देख रहा था। यह देखकर आद्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर दोबारा खोली, एक बार फिर बंद की और फिर खोल दी। उसे अभी भी वही शख्स दिखाई दे रहा था। उसकी धुंधली होती नजरों के बीच वह आकृति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट महसूस हो रही थी। आद्या के लड़खड़ाते कदमों को देखकर उस शख्स ने तुरंत उसकी कमर थाम ली और उसे गिरने से बचा लिया। वहीं उसका चेहरा साफ दिखाई न देने के बावजूद आद्या को न जाने क्यों उसके पास एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। अगले ही पल उसने अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया और दर्द से भरी आवाज में बोली, दर्द हो रहा है अद्विकाल, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो वह किसी भी पल टूट जाएगी। वहीं अद्विकाल की आंखें इस वक्त असामान्य रूप से शांत और ठंडी थी। उसने एक हाथ आद्या के सिर पर रखा और धीमे स्वर में कहा, तो सो जाओ। यह कहते हुए वह उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। उसका स्पर्श बेहद शांत और सुकून देने वाला था, मानो उसके हाथों में कोई ऐसी शक्ति हो जो आद्या के भीतर मची सारी उथल पुथल को धीरे धीरे शांत कर रही हो। कुछ ही क्षणों में आद्या के सिर का दर्द कम होने लगा। उसकी भारी होती पलकों ने आखिरकार हार मान ली। वह अद्विकाल के सीने से लगी हुई गहरी नींद में चली गई। वहीं अद्विकाल ने अपनी ठंडी और गंभीर निगाहें उठाकर परी की तरफ देखा। परी भी कुछ दूरी पर खड़ी उसे ही देख रही थी। उनकी आंखों में अनेक सवाल थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अद्विकाल की नजरों की ठंडक और उनमें छिपी चेतावनी को महसूस करके वह खामोशी रही। कुछ पलों की उस खामोशी के बाद अद्विकाल ने झुककर आद्या को अपनी बाहों में उठा लिया और वहां से आगे बढ़ने लगा। परी बस उसे जाते हुए देखती रही। तभी अद्विकाल के कदम एक पल के लिए रुक गए। वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, अगली बार जो आपको बोला है उसे याद रखिएगा। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, मगर उसके शब्दों में ऐसी कठोरता थी कि उन्हें अनसुना करना असंभव था। यह हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, वरना उसके अंजाम से आप भली भांति वाकिफ हैं। इतना कहकर वह दोबारा आगे बढ़ गया और कुछ ही पलों में नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही परी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके पैरों से सारी ताकत निकल गई हो। अब तक वह केवल खुद को संभाले खड़ी थी, मगर जैसे ही अद्विकाल वहां से गया, उनके भीतर दबा तनाव एक साथ बाहर आने लगा। धीरे धीरे उनके घुटने जवाब दे गए और वह वहीं घाटी की ठंडी जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखें अब भी उसी दिशा में टिकी थीं, जहां अद्विकाल कुछ क्षण पहले तक खड़ा था। मगर इस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कुछ सच्चाइयां चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उनका सामना करना आज भी उतना ही कठिन होता है। इस वक्त चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। परी बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, मगर उनकी आंखों में जैसे कोई पुराना खौफ उतर आया था, ऐसा डर जिसे उन्होंने वर्षों से अपने भीतर दबा कर रखा हो। वहीं उसी समय घने अंधेरे में डूबी एक दूसरी घाटी पर, जो स्थान से काफी दूर थी, एक रहस्यमयी परछाई बैठी हुई थी। उसकी गहरी और रहस्यमय आंखें लगातार परी पर टिकी हुई थी, जो इस वक्त अकेली बैठी अपने विचारों में खोई हुई थी। आखिर अद्विकाल ने परी से ऐसा क्यों कहा? क्या वह सच में परी को जानता है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? और अद्विकाल की बात सुनते ही परी की आंखों में डर क्यों उतर आया? कौन है वह रहस्यमयी परछाई जो दूर बैठी परी पर नजर रख रही है? क्या वह विक्रांत है? अगर हाँ, तो फिर उसने परी को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या विक्रांत और परी के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर उनका रिश्ता किसी और ही रहस्य से जुड़ा हुआ है? विक्रांत को देखते ही परी की आंखों में नमी क्यों आ गई थी? क्या अद्विकाल इन सभी सच्चाइयों को जानता है, या फिर वह भी इन रहस्यों का केवल एक हिस्सा है? और इन सब घटनाओं का आद्या की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या उसकी जिंदगी में अब एक नया तूफान आने वाला है? उसके लगातार बढ़ते सिर दर्द का असली कारण क्या है? क्या वह कभी अपने सपनों, अपनी यादों और अपनी वास्तविक पहचान के पीछे छिपे सच को जान पाएगी? राजमहल में इस वक्त अद्विक अपने कमरे की टेरेस पर खड़ा सिगरेट की कश ले रहा था। वह बाहर से काफी शांत दिखाई दे रहा था, मगर उसके आसपास का माहौल उतना ही गहरा और डरावना था। उसके चारों ओर एक अजीब सी आभा फैली हुई थी। अगर कोई सामान्य इंसान उस आभा के दायरे में आ जाता तो उसकी धड़कनें तक बढ़ जाती। वहाँ एक बेहद ठंडी और भारी ऊर्जा फैली हुई थी। अद्विक की ठंडी बर्फ सी आंखें सामने फैले अंधेरे को भेद रही थी। इस वक्त वह जितना शांत दिख रहा था, उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। कुछ पल बाद उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बेहद ठंडी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यह नहीं करना था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी।
इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। इसी के साथ ऐसा लगा मानो ऊपर आसमान ने भी उसके गुस्से को महसूस कर लिया हो। अचानक काले बादल पूरे आकाश पर छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और वातावरण पहले से भी अधिक भयावह हो गया। वहीं पहाड़ी के पास बैठी परी ने भी मौसम में आए इस अचानक बदलाव को महसूस किया। उनकी नजर अनायास ही महल की दिशा में उठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा, न जाने अब इन सबका क्या अंजाम होगा। वहीं दूर अंधेरे में मौजूद वह रहस्यमयी परछाई भी मौसम के इस बदलाव को महसूस कर चुकी थी। यह देखकर उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई, मगर उसकी निगाहें अब भी एक तक परी पर ही टिकी हुई थी, मानो वह किसी सही समय का इंतजार कर रही हो। अगले दिन राजमहल में शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। आज हल्दी की रस्म थी और उसकी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। परिवार ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी आमंत्रित कर दिया था। वहीं रणधीर जी ने पहले ही पूरे महल में सजावट और अन्य व्यवस्थाएं करवा दी थीं। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। इस वक्त सिया अपने कमरे में खड़ी एक पीला लहंगा निकालकर खुद पर ट्राई करके देख रही थी। वहीं उसके पास मौजूद उसकी दोस्त रेनू, जो केशव जी की बहन की बेटी थी, सिया को देखते हुए बोली, तुम कुछ भी पहन लो, अच्छी ही लगती हो, इतना क्यों सोच रही हो। यह सुनकर सिया थोड़ी शर्माते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। यह कहकर उसने लहंगा एक तरफ रख दिया। वहीं रेनू ने उसे आंखें दिखाते हुए शरारती अंदाज में कहा, ओह ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी पता है कि कितना कुछ नहीं है। फिर वह हंसते हुए बोली, जानती हूँ, आखिर मैं भी कोलाज में तुम्हारी सीनियर रह चुकी हूँ। हाँ, यह बात अलग है कि मेरा कोलाज तो इस एग्जाम के बाद लगभग खत्म ही होने वाला है, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। रेनू ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, वैसे सच बताऊं, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। यह सुनकर सिया ने उसे घूरते हुए कहा, आप भी ना कुछ भी कहती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और प्रियांश बस ऐसे ही हैं। इतना कहकर सिया अचानक शांत हो गई। वहीं रेनू ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ सोचकर रेनू ने सिया से पूछा, वैसे आद्या का अब भी वही ड्रामा चल रहा है क्या, शिवांश के पीछे भागने वाला। उसने भौहें चढ़ाते हुए आगे कहा, क्या अभी भी वह उसके पीछे पड़ी हुई है। अगर ऐसा है तो इस बार मुझे जरूर बताना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जरूरत पड़ी तो मामा जी से उसकी शिकायत भी कर दूंगी। अगर उसने शिवांश की वजह से तुम्हें जरा भी परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। यह सुनते ही सिया ने जल्दी से कहा, नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। सिया कुछ पल रुकी, फिर बोली, बल्कि सच कहूँ तो वह आजकल काफी बदल गई है। वह न तो प्रियांश से बात करती है और न ही शिवांश से। उसने हल्की उलझन के साथ कहा, खैर मैं आपको कैसे समझाऊं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वह वही आद्या है जो पहले हुआ करती थी। कुछ सोचकर सिया ने आगे कहा, पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, मुझसे लड़ती थी, हर वक्त चिल्लाती रहती थी, फैमिली का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भी न जाने क्या क्या करती रहती थी। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन अब तो वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। जब से यहाँ आई है, एक दो बार ही हमारे साथ बाहर गई होगी, वह भी किसी न किसी वजह से जल्दी वापस आ गई। बाकी समय तो बस अपने कमरे में ही रहती है, और सच कहूँ तो वह काफी बदल भी गई है। सिया ने गहरी सांस ली, मुझे ये थोड़ा अजीब भी लगता है और थोड़ा बुरा भी। यह सुनकर रेनू ने मुंह बनाते हुए कहा, पक्का कोई नया ड्रामा कर रही होगी, वही तो उसकी पुरानी आदत है। रेनू ने व्यंग्य से आगे कहा, यह सब वह कर सकती है, मुझे तो वह शुरू से ही पसंद नहीं है। बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा तुम्हें और शिवांश को परेशान ही किया है। उसकी आवाज में आद्या के लिए साफ गुस्सा झलक रहा था। भूल गई हो क्या किस तरह उसकी गलती की वजह से शिवांश मरते मरते बचा था, और अपनी गलती मानने के बजाय उसने पूरा इल्जाम तुम पर और मुझ पर डाल दिया था। रेनू ने नाराजगी से सिर झटकते हुए कहा, मतलब सीरियसली आई हेट हर सो मच। आद्या का नाम आते ही उसके स्वर में वर्षों पुरानी नाराजगी और कटुता साफ सुनाई देने लगी। रेनू देसाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। उसकी माँ का नाम कामिनी देसाई था, जो स्वभाव से काफी घमंडी और महत्वाकांक्षी महिला थी। हालांकि कामिनी वास्तव में केशव देसाई की सगी बहन नहीं थी। बचपन में उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद राजेंद्र जी ने उन्हें अपने बड़े भाई की बेटी होने के नाते गोद ले लिया था और अपनी बेटी की तरह पाला था। मगर समय के साथ कामिनी के मन में यह भावना घर कर गई कि श्रीवास्तव खानदान की संपत्ति पर उनका भी उतना ही अधिकार है। यही कारण था कि उन्हें मेघना जी कभी विशेष पसंद नहीं आई। जब केशव जी ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध मेघना जी से प्रेम विवाह किया था, तब इस बात को लेकर परिवार में काफी विवाद हुआ था। उस दौरान केशव जी ने कामिनी को कई बार खरी खोटी सुनाई थी और उनके व्यवहार का विरोध भी किया था। शायद इसी वजह से कामिनी के मन में मेघना जी के प्रति गहरी नाराजगी और कटुता पैदा हो गई थी, और मेघना जी से जुड़ी हर चीज की तरह आद्या भी उस नफरत का हिस्सा बन गई थी। हालांकि जब मेघना जी की मृत्यु हो गई और बाद में केशव जी ने गीता जी से विवाह कर लिया, तब परिस्थितियां काफी बदल गईं। कामिनी जी को गीता जी शुरू से ही बहुत पसंद थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि गीता जी एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से थी। कामिनी जी के अनुसार गीता जी का सामाजिक स्तर और पारिवारिक हैसियत उनके अनुरूप थी। वे उन्हें अपने जैसा मानती थीं, और यही कारण था कि उन्होंने उन्हें जल्दी स्वीकार कर लिया। राजेंद्र जी, जिन्होंने हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की थी, उन्हें भी गीता जी पसंद थी।
मगर एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कामिनी जी कभी स्वीकार नहीं कर पाई, आद्या। और इसकी वजह केवल आद्या नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की याद थी, जो हर बार उसे देखते ही कामिनी जी के मन में ताजा हो जाती थी। आद्या की आंखें बिल्कुल मेघना जी जैसी थीं। उसके चेहरे के भाव, उसकी आदतें और यहाँ तक कि उसकी बेबाकी भी कहीं न कहीं उसकी माँ से मिलती जुलती थी। जब भी कोई बात गलत लगती, वह बिना डरे अपनी बात कह देती थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी मेघना जी किया करती थी। और यही बात कामिनी जी को सबसे ज्यादा खटकती थी। उन्हें मेघना जी का इस तरह खुलकर जवाब देना कभी पसंद नहीं आया था, और अब आद्या में वही झलक देखकर उनकी चिढ़ और बढ़ जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने गीता जी के मन में भी आद्या के प्रति दूरी पैदा करनी शुरू कर दी। वह नहीं चाहती थी कि गीता जी आद्या को पूरी तरह अपना लें। फिर जब सिया का जन्म हुआ, तो जैसे हालात अपने आप उनके पक्ष में होने लगे। समय के साथ गीता जी का सारा ध्यान सिया पर केंद्रित हो गया, और अनजाने में ही उन्होंने आद्या से दूरी बना ली। आखिरकार आद्या की देखभाल की जिम्मेदारी घर की एक पुरानी और वफादार नैनी को सौंप दी गई। आद्या का बचपन उसी नैनी के साथ बीता था। वह उनसे इतना जुड़ चुकी थी कि कई बार लोग उन्हें ही उसकी असली माँ समझ बैठते थे। जहाँ कामिनी जी को आद्या कभी पसंद नहीं थी, वहीं रेनू भी उससे कोई विशेष लगाव नहीं रखती थी। मगर रेनू की नापसंदगी की वजह कुछ और थी। उसे हमेशा लगता था कि आद्या सिया की जगह लेने की कोशिश कर रही है। उसके मन में यह धारणा बचपन से बैठ गई थी कि आद्या हर उस चीज को पाने की कोशिश करती है जो सिया की है, चाहे वह परिवार का प्यार हो, लोगों का ध्यान हो, या फिर उनका अपनापन। यही कारण था कि रेनू और आद्या के बीच कभी भी कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया। उनके बीच की दूरी समय के साथ कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। रेनू को हमेशा यही लगता था कि आद्या हर उस चीज पर अधिकार जमाना चाहती है जो सिया की है। उसके अनुसार आद्या हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती थी, चाहे बात बात पर बीच में बोलना हो, जबरदस्ती बातचीत में शामिल होना हो, या फिर किसी भी तरह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो। बचपन से ही आद्या की यही छवि परिवार के अधिकांश लोगों के मन में बन गई थी। जब भी उसे लगता कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वह कुछ न कुछ ऐसा कर बैठती जिससे सबकी नजरें उसकी तरफ चली जाए। कभी कोई चीज बिगाड़ देती, तो कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश करती जिससे लोग उसकी तारीफ करें। कम से कम परिवार के लोगों को तो यही दिखाई देता था। इसी वजह से कई बार केशव जी और गीता जी भी उससे नाराज हो जाते और उसे डांट दिया करते थे। समय के साथ यह धारणा और मजबूत होती चली गई कि आद्या एक ऐसी लड़की है जो ध्यान पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि जब भी रेनू छुट्टियों में कुछ समय के लिए इस घर में रहने आती, वह अपना ज्यादातर समय सिया के साथ ही बिताती थी। अगर कभी आद्या उसके पास खेलने या बात करने भी आ जाती, तो रेनू अक्सर उसे टाल देती या किसी न किसी बहाने दूर कर देती। रेनू के इस व्यवहार का असर धीरे धीरे सिया पर भी पड़ने लगा। कई बार सिया भी आद्या से दूरी बनाए रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे परिवार के अधिकांश लोगों की नजरों में आद्या केवल एक ऐसी लड़की बनकर रह गई जो हमेशा कोई न कोई समस्या खड़ी कर देती थी। एक ऐसी लड़की जो दूसरों का ध्यान पाने के लिए ड्रामा करती थी। और फिर वह घटना हुई जिसने सब कुछ और भी बदतर बना दिया। एक बार पूरा परिवार पिकनिक पर गया था। उसी पिकनिक के दौरान प्रियांश के साथ एक गंभीर हादसा हो गया। उस घटना के पीछे वास्तव में क्या हुआ था, यह बहुत कम लोग जानते थे, मगर परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने उसके लिए आद्या को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उस दिन के बाद लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। परिवार के कई सदस्यों ने उससे बातचीत तक कम कर दी। यहाँ तक कि गुस्से में आकर केशव जी ने भी उसे कड़ी सजा दी और उसे हॉस्टल भेज दिया। उस दिन के बाद से आद्या और उसके परिवार के बीच जो दूरी पैदा हुई, वह समय के साथ कम होने के बजाय और गहरी होती चली गई। रियांश भी उस हादसे के बाद कभी आद्या से प्यार या अपनापन दिखाकर बात नहीं करता था, बल्कि वह हमेशा उससे गुस्से और नाराजगी के साथ ही पेश आता था। उसके मन में भी यही विश्वास बैठ चुका था कि उस घटना की जिम्मेदार आद्या ही थी। उस वक्त आद्या ने बहुत सफाइयां देने की कोशिश की थी। उसने बार बार समझाने का प्रयास किया था कि सच क्या है, मगर उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। सबने पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। और शायद सबसे दुखद बात यह थी कि उस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसे उसकी बातों में सच जानने की दिलचस्पी हो। धीरे धीरे वह समझ गई कि चाहे वह कुछ भी कहे, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एक समय ऐसा भी आया जब उसने खुद को समझाना छोड़ दिया। उसने सफाई देना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब सुनने वाला कोई न हो तो शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहीं रेनू ने जल्दी से सिया को तैयार होने के लिए कहा और खुद भी फंक्शन की तैयारियों में लग गई। आखिरकार आज हल्दी की रस्म थी। वह लोग किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इस समारोह में काफी मेहमान आने वाले थे और उनमें से कई लोग तो पहले ही महल पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ राजमहल के एक अलग हिस्से में स्थित अद्विकाल के कमरे में एक बिल्कुल अलग माहौल था। इस वक्त अद्विकाल अपने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वहीं उसके आसपास ओजस, ज्ञान, अर्नव और नरेंद्र बैठे हुए किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे सभी कल ही यहाँ अजमेर पहुंचे थे। आखिर वे सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे करीबी मित्र थे। साथ ही वे सभी देश के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में अद्विकाल की बहन की शादी में उनका आना तो तय ही था। सच तो यह था कि इसके लिए उन्हें किसी औपचारिक निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं थी,
क्योंकि अद्विकाल और उसके दोस्तों के बीच रिश्ते केवल दोस्ती तक सीमित नहीं थे, बल्कि परिवार जैसे थे। और परिवार के लोग निमंत्रण का इंतजार नहीं करते, वे अपने आप साथ खड़े हो जाते हैं। मगर इसके लिए सारा श्रेय हर्षराज जी को जाता था। उन्होंने बाकायदा सभी को निमंत्रण भेजा था, वरना अद्विकाल तो ऐसा इंसान था जो कई बार अपने दोस्तों तक को बुलाने की जरूरत नहीं समझता था। वहीं ज्ञान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर अद्विकाल पर पड़ी, जो काफी देर से लगातार अपने लैपटॉप में व्यस्त था। यह देखकर ज्ञान ने एक लंबी उबासी ली और अर्णव की तरफ देखते हुए शिकायत भरे अंदाज में कहा, भाई आज फंक्शन है और आज के दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिल रही। उसने नाटकीय अंदाज में दोनों हाथ फैला दिए। सीरियसली, दिस इज नॉट फेयर। मुझे यहाँ शादी एंजॉय करने के लिए बुलाया गया था, शादी में काम करने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर अर्णव ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है यार। उसने भी अपना लैपटॉप बंद करते हुए गहरी सांस ली। अरे जॉन कॉर्पोरेशन की फाइल थोड़ी बहुत ही तो बाकी थी, 3-4 दिन में आराम से पूरी हो जाती, मगर नहीं। उसने अद्विकाल की तरफ देखते हुए कहा, इसे तो हर प्रोजेक्ट उसी वक्त पूरा चाहिए। फिर एक और उबासी लेते हुए अर्णव बोला, यार सही से नींद भी पूरी नहीं हुई, रात को देर से पहुंचे और सुबह 4 बजे उठा दिया गया। मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद ली है मैंने। उसने थके हुए चेहरे के साथ कहा, सच बताऊं, यह आदमी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कहकर उसने नाराजगी से अद्विकाल की तरफ देखा, मगर अद्विकाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी पूरी तल्लीनता से अपने लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त था, मानो उसके आसपास कोई मौजूद ही ना हो। यह देखकर बाकी सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब अद्विकाल किसी काम में लग जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकती, मगर फिर भी उसे छेड़ने का मौका छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। और अभी वे लोग आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी अद्विकाल ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अगर तुम लोगों की इसी तरह बकवास अगले 1 घंटे तक चलती रही और 1 घंटे में काम पूरा नहीं हुआ तो फिर भूल जाना कि मैं तुम लोगों को नीचे फंक्शन में भी आने दूंगा। उसने बिना उनकी तरफ देखे आगे कहा, चाहे बाद में काम पूरा भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान देने लगा, मानो उसने कोई खास बात ही न कही हो। मगर उसकी बात सुनते ही ज्ञान और अर्णव दोनों तुरंत सीधे होकर बैठ गए। अभी तक जो लोग आराम से बातें कर रहे थे वे अब तेजी से अपने अपने लैपटॉप पर काम करने लगे। आखिर उन्हें सच में फंक्शन अटेंड करना था। वे इस कमरे में बैठकर किसी भूत की तरह पूरा दिन बिताने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वहीं नरेंद्र और ओजस ने उन दोनों की नौटंकी देखकर बस मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और वापस अपने काम में लग गए। जहां ओजस का स्वभाव कई मामलों में अद्विकाल से मिलता जुलता था, वहीं नरेंद्र एक अलग ही व्यक्तित्व का मालिक था। वह शांत भी था, मजाकिया भी, मगर काम के समय कब गंभीर होना है ये बात वह अच्छी तरह जानता था। ज्ञान और अर्णव का हाल भी कुछ ऐसा ही था। खाने को वे दोनों कितनी भी फालतू बातें कर ले, मगर जब काम की बात आती थी तो दोनों अपने क्षेत्र के मास्टर माने जाते थे। वे अपने हिस्से का काम हमेशा पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ खत्म करते थे। यही कारण था कि अद्विकाल को उनसे कभी ज्यादा शिकायत नहीं रहती थी। वह अच्छी तरह जानता था कि चाहे ये दोनों कितनी भी शरारत कर लें, मगर अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करते। हाँ, यह बात अलग थी कि कई बार दोनों बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट संभालने वाले प्रोफेशनल से ज्यादा शरारती बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते थे। इसी तरह सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक अद्विकाल के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। फोन की स्क्रीन हल्की सी चमकी। नोटिफिकेशन देखते ही अद्विकाल की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसकी आंखें एक पल के लिए स्क्रीन पर टिक गईं, साथ ही उसकी आंखें गहरी हो गईं। कमरे का माहौल अचानक पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो गया और अगले ही पल अद्विकाल ने फोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। साउंड सुनते ही अद्विकाल ने लैपटॉप से अपनी नजर हटाकर टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने फोन उठाकर अनलॉक किया। फोन ओपन करते ही उसे एक मैसेज दिखाई दिया। मैसेज को देखते ही उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर बिना कोई भाव दिखाए फोन बंद करके साइड में रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। वहीं यह देखकर अर्णव ने अद्विकाल की तरफ देखते हुए पूछा, किसका मैसेज था भाई? इस पर अद्विकाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे अपना काम करता रहा। यह देखकर अर्णव ने मुंह बनाया और वापस अपने काम में जुट गया। फिर धीरे से बड़बड़ाया, नहीं बताना था तो मना ही कर देता, ये साइलेंट होकर बेइज्जती क्यों मारता है? उसने झुंझलाते हुए कहा, उफ, क्या करूं मैं इसका? वहीं दूसरी तरफ आध्या अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा था जो उसके ही भेजे हुए मैसेज का था। मैसेज में लिखा था, रात को हेल्प करने के लिए थैंक्स। आध्या साफ देख सकती थी कि उसके नीचे सीन का निशान लगा हुआ था, मतलब अद्विकाल उसका मैसेज देख चुका था, मगर उसके बाद भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। यह देखकर आध्या ने झुंझलाकर अपना फोन बेड पर दूसरी तरफ फेंक दिया और एक तक सामने दीवार की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, मगर इस बार उसके पास कुछ हद तक क्लैरिटी थी। उसे अब थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि उसे आगे क्या करना है। हालांकि परी से उसे उसके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे, क्योंकि वह बातचीत के बीच में ही बेहोश हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अब आध्या
कुछ बातें समझ चुकी थी। वह जानती थी कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। हाँ, अभी भी उसके मन में परी से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, मगर वह इस वक्त उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। न जाने क्यों, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि उस पल परी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आद्या खुद भी थोड़ा समय चाहती थी, ताकि वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में पावर्स का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए था, या फिर अगर था भी तो शायद सिर्फ उसके पास ही शक्तियां थीं। मगर अब उसे समझ आ गया था कि ऐसा नहीं है। इस दुनिया में उसके अलावा भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास असाधारण शक्तियां हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे परी और विक्रांत। खाने को जब वह इस दुनिया में आई थी तब परी ने उसे बताया था कि वह पैरेलल यूनिवर्स को संभालती है, मगर अब आद्या को इतना समझ आ गया था कि इसके अलावा भी कोई सच है जो परी ने उसे इस दुनिया में आने के बाद भी नहीं बताया। ये बात सच हो सकती है कि वह किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि पूरी सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अभी भी उससे छुपाया जा रहा है। और शायद उसी छिपे हुए सच में उसके सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। मगर अब आद्या को एक बात बेहद अजीब लग रही थी। क्या यह एक अजीब इत्तेफाक नहीं था कि जिस लड़की के दिमाग में हमेशा रोमांस, सस्पेंस और कॉमेडी से भरी कहानियां चलती थीं, उसी ने अचानक इतनी डार्क कहानी लिख दी, और नाम भी क्या रखा था, द डार्क फेरी टेल्स। अब वह जानती थी कि कहीं न कहीं इन सब का संबंध उससे और उस रहस्यमय शख्स से जुड़ा हुआ है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसके सवालों के जवाब किसी के पास है तो वह उसी शख्स के पास है, क्योंकि उसकी इस दुनिया में मौजूदगी से जितने बदलाव होने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा बदलाव हो चुके थे। हाँ, उसने कुछ लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था, कुछ रिश्ते बदले थे, कुछ घटनाएं अलग दिशा में चली गई थीं, मगर इसके बावजूद एक बात उसकी समझ से बाहर थी। उस शख्स की जिंदगी में जो परिवर्तन आए थे उनका उससे कोई सीधा संबंध नहीं बनता था। वह कहानी के उन हिस्सों में भी मौजूद था जहां आद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, और यही बात सबसे ज्यादा असामान्य थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि इस पूरे रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे उसे खुद ढूंढना होगा। अब वह किसी और के जवाबों का इंतजार नहीं करना चाहती थी, उसे अपने सवालों के जवाब अपने तरीके से जानने थे। यह सोचते हुए आद्या ने सामने की दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने बेहद धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, द गेम इज ऑन, श्री रावत। नीचे राजमहल के विशाल गार्डन में इस वक्त आदित्य और रूहानी बैठे हुए थे। हल्दी समारोह की तैयारियों के कारण पूरा गार्डन पीले और सुनहरे रंग की सजावट से सजा हुआ था। वहीं रूहानी ने पीले और सुनहरे रंगों का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था। उसके परिधान पर जड़े हुए क्रिस्टल धूप की रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे, जिससे उसका पूरा रूप और भी आकर्षक लग रहा था। रूहानी ने अपने लहंगे के साथ रियल फ्लावर ज्वेलरी पहन रखी थी। उसके हाथों में फूलों से बने कंगन थे, गले में फूलों का हार था, और बालों में भी उसने ताजे फूलों की सुंदर सजावट कर रखी थी। इन सब के साथ वह बेहद प्यारी और आकर्षक लग रही थी। गार्डन में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और मेहमान पहले से मौजूद थे। चारों तरफ हंसी मजाक और उत्साह का माहौल था। वहीं शिवांश भी अपने दोस्तों सौरभ और विवान के साथ वहां पहुंच चुका था। तीनों एक तरफ खड़े होकर हल्दी के फंक्शन का आनंद ले रहे थे। मेहमानों के लिए खाने पीने का भी शानदार इंतजाम किया गया था। अलग अलग तरह के व्यंजन, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की व्यवस्था थी। उधर परिवार के लोग बारी बारी से आदित्य और रूहानी को हल्दी लगा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ सिया और रेनू भी आ गई। उनके आते ही कुछ पलों के लिए वहाँ मौजूद कई लोगों की नजरें सिया पर टिक गईं। पीले रंग के लहंगे और उससे मेल खाती चोली में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत और हल्की मुस्कान उसके सौंदर्य में और भी चार चांद लगा रही थी। यहाँ तक कि शिवांश की नजर भी कुछ क्षणों के लिए उसी पर ठहर गई। यह देखकर विवान ने मुस्कुराते हुए शिवांश की तरफ देखा और कहा, काफी खूबसूरत है यार। फिर उसने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, आखिर कोलाज की नंबर 1 क्रश तो ठहरी। इसकी खूबसूरती का सच में कोई मुकाबला नहीं है, और इसके चेहरे पर जो इनोसेंस है वह तो अलग ही लेवल का है। विवान की बात सुनकर शिवांश जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने एक बार फिर सिया और रेनू की तरफ देखा, फिर विवान की ओर मुड़कर बोला, ऑफ कोर्स काफी खूबसूरत है, और सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी वह बहुत खूबसूरत है। शिवांश ने सहज स्वर में कहा। उसका नेचर, उसकी बातें करने का तरीका, यहाँ तक कि लोगों को दी जाने वाली इज्जत भी उसे सबसे अलग बनाती है। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, आजकल कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो न तो इतनी खास खूबसूरत होती हैं और न ही उनमें कोई विशेष बात होती है, मगर उनका घमंड ऐसा होता है जैसे दुनिया में उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं। उसने हल्का सा मुंह बनाया। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद को सबसे ऊपर और सबसे खूबसूरत समझती हैं। फिर उसने धीरे से कहा, आई रियली हेट इट। विवान ने उसकी बात सुनकर उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखा। अभी कुछ देर पहले तक वे लोग सिया की बात कर रहे थे, और अचानक शिवांश किसी दूसरी लड़की के बारे में बोलने लगा था। ये बदलाव इतना अचानक था कि विवान को समझने में देर नहीं लगी कि बात किसी और की नहीं बल्कि आद्या की हो रही है। उसने शिवांश से कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई।
क्योंकि वह शायद उसकी इस बेवजह की नाराजगी और अनावश्यक टिप्पणी के पीछे का कारण समझ रहा था। वहीं सौरभ ने उन दोनों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने सिया को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाया। यह सुनकर सिया और रेनू दोनों उनकी तरफ बढ़ गईं। उनके पास पहुंचते ही सिया ने हल्के से नजर उठाकर शिवांश की तरफ देखा। शिवांश इस वक्त भी हल्दी की रस्म की तरफ देख रहा था। उसे देखकर सिया के चेहरे पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने धीरे से शिवांश से कहा, वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, थैंक यू, और तुम भी आज काफी खूबसूरत लग रही हो। यह सुनते ही सिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं रेनू ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, और हम कैसे लग रहे हैं? क्या हमें आपकी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा श्री ओबेरॉय? उसकी बात सुनकर शिवांश हल्का सा हंसा और बोला, आप भी अच्छी लग रही हैं रेनू, और आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। कॉल मी शिवांश। फिर उसने अपने बगल में खड़े दोनों लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इनसे मिलो, ये विवान है, मेरा काफी अच्छा दोस्त, और ये सौरभ। इस पर विवान और सौरभ दोनों ने मुस्कुराते हुए रेनू से हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। कुछ देर तक वे सभी कॉलेज, पढ़ाई और दूसरी सामान्य बातों पर चर्चा करते रहे। वैसे भी अभी तो हल्दी की रस्म शुरू ही हुई थी। अभी बहुत से रिश्तेदार और मेहमान बाकी थे, जिन्हें आदित्य और रूहानी को हल्दी लगानी थी। उसके बाद ही मुख्य कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला था। तभी सौरभ ने हल्के से विवान के कंधे पर हाथ मारा। वह एक दिशा में देखते हुए अचानक बोला, भाई देखना, क्या हॉट लग रही है। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। विवान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या? और फिर उसने भी उसी दिशा में देखा। अगले ही पल उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उधर शिवांश, जो इस वक्त विवान और सौरभ के सामने खड़ा था, उनके चेहरों के बदलते भाव देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने पलटकर उसी दिशा में देखने के लिए गर्दन घुमाई। सौरभ और विवान इस वक्त एक ही दिशा में मुंह खोले देख रहे थे। यह देखकर शिवांश को थोड़ा अजीब लगा। उसने भी पलटकर उस दिशा में देखा। उसे देखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन थम गई हो। अगले ही क्षण उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उसकी निगाहें सामने खड़ी उस शख्सियत पर टिक गईं। वहीं आद्या ने इस वक्त पीले रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। उसके खुले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर किया गया हल्का और सलीकेदार मेकअप उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। उसके होंठों पर लगी गहरी लाल लिपस्टिक उसके चेहरे को एक अलग ही आकर्षण दे रही थी। कानों में चमकते डायमंड इयररिंग्स और हाथों में पहने हुए ब्रेसलेट उसके पूरे रूप को और भी खूबसूरत बना रहे थे। आज वह अपने रोज के अंदाज से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उसके व्यक्तित्व में एक नया आत्मविश्वास और अलग सी आभा झलक रही थी। उसे इस रूप में देखकर वहां मौजूद कई लोगों की निगाहें अनायास ही कुछ क्षणों के लिए उस पर ठहर जाती थीं। वहीं शिवांश की आंखें तो मानो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वह बस उसे देखे जा रहा था, जैसे पहली बार उसे इस तरह देखा हो। वहीं आध्या सबको पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वहां से चली गई और एक खाली टेबल के पास जाकर बैठ गई। उसने इशारे से एक वेटर को बुलाया। वेटर के आते ही उसने एक ड्रिंक मंगवाई और आराम से उसकी चुस्कियां लेने लगी। उसका यह बेफिक्र अंदाज देखकर विवान ने गहरी सांस भरी। वहीं सौरभ अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। उसने आधी मुस्कान के साथ उन दोनों से कहा, यार क्या लड़की है, और आज तो गजब लग रही है। जहां इस वक्त सिया बेहद खूबसूरत और सादगी भरी लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ आद्या उतनी ही आत्मविश्वासी और अलग अंदाज में नजर आ रही थी। उसका यह रूप और उसका बेपरवाह रवैया शिवांश के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ा रहा था। उसने अब तक आद्या से एक शब्द भी नहीं कहा था, मगर उसकी नजरें जैसे उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी शिवांश ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। आसपास मौजूद कई लड़के भी आद्या को देख रहे थे। कुछ आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे थे और उनकी निगाहें बार बार उसी की तरफ उठ रही थी। आखिर वहाँ कई परिवार और मेहमान समारोह में शामिल होने आए थे। ऐसे में आद्या का सबसे अलग और आत्मविश्वासी अंदाज स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वहीं थोड़ी दूरी पर मौजूद रियांश किसी से फोन पर बात कर रहा था। जब उसने आसपास के माहौल में बदलाव महसूस किया तो उसकी नजर भी उसी दिशा में चली गई। आद्या को वहां अकेले बैठे देखकर उसने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कई लोगों का ध्यान लगातार उसी की तरफ जा रहा था। यह दृश्य देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके हाथों की मुट्ठियां अनायास सी कस गईं। उसने उन सबकी तरफ ठंडी निगाहों से देखा। वहीं खुद पर पड़ती नजरों को महसूस करते हुए उन लड़कों ने भी रियांश की तरफ देखा और अगले ही पल अपनी नजरें आद्या से हटा ली। पता नहीं क्यों रियांश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई आद्या को उस तरह देखे। साथ ही उसे आद्या पर भी गुस्सा आ रहा था। आखिर हल्दी जैसे फंक्शन में वह थोड़े नॉर्मल तरीके से भी तैयार हो सकती थी। इतना अलग और बोल्ड दिखने की क्या जरूरत थी। हालांकि उसने सिर्फ एक साड़ी ही तो पहनी थी, लेकिन बात शायद उसकी मौजूदगी में थी। वह बिना कुछ किए ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। वहीं रेनू ने जब यह सब देखा तो उसने मुंह बनाते हुए चिढ़कर आद्या की तरफ देखा और फिर सिया से बोली, देखा ना, इसे बस सारी अटेंशन खुद पर चाहिए होती है। आज इतना अच्छा फंक्शन था, कुछ और पहन लेती, मगर नहीं, इसे तो हर बार सबसे अलग दिखना होता है।
उसने नाराजगी से आगे कहा, किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं? भला कोई इस तरह भी आता है क्या? बिल्कुल तमीज और तहजीब नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। हॉस्टल में क्या रही, इसके अंदर के सारे संस्कार ही खत्म हो गए। सच में इडियट लड़की। यह सुनकर सिया ने हल्की सांस भरी और शांत स्वर में कहा, रहने दीजिए बुआ, आप बेवजह बात को बढ़ा रही हैं। शायद उसे ऐसे कपड़े पसंद हो। हर किसी की अपनी पसंद होती है। मगर रेनू के चेहरे पर मौजूद नाराजगी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रेनू ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स उसे ऐसे ही कपड़े पसंद आएंगे। आखिर वह शिवांश का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और देखना वह इसमें कामयाब भी हो रही है। यह कहते हुए उसने शिवांश की तरफ इशारा किया, देखो तो सही किस तरीके से वह लगातार उसी को देख रहा है। सिया ने भी अनायास ही उस दिशा में देखा। सच में शिवांश की नजरें बार बार आध्या पर ही जाकर ठहर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था जिसे समझना आसान नहीं था। यह देखकर एक पल के लिए सिया के हाथ की उंगलियां कस गईं, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और सामान्य स्वर में रेनू से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ, शिवांश जी मुझे पसंद करते हैं और आध्या उन्हें पसंद नहीं करती। आप बेवजह सोच रही हैं। इस पर रेनू ने तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि वह सच में उसे पसंद नहीं करती? फिर उसने हल्की व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ दिखावा कर रही हो? उस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। रेनू कुछ पल रुकी और फिर बोली, वैसे भी उसे हमेशा से दूसरों की चीजें छीनने की आदत रही है, इसलिए कह रही हूँ आंखें बंद करके मत बैठो। उसने गंभीर स्वर में आगे कहा, ऐसा ना हो कि तुम यही सोचती रह जाओ कि सब ठीक है और एक दिन अचानक आध्या तुम्हारे हाथों से शिवांश को भी छीन ले। फिर मत कहना कि मैंने पहले से आगाह नहीं किया था। रेनू की बात सुनकर सिया कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें अनायास ही शिवांश की तरफ उठ गई। हालांकि शिवांश ने उसकी भी तारीफ की थी और उससे अच्छे से बात भी की थी, लेकिन एक सच यह भी था कि उसने अब तक खुलकर आध्या की कोई तारीफ नहीं की थी और हमेशा यही कहता था कि उसे इस तरह की लड़कियां पसंद नहीं है। मगर उसकी निगाहें कुछ और ही कहानी बयान कर रही थीं। वह लगातार एक तक आध्या को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही सॉफ्टनेस और अपनापन था जिसे शायद वहां मौजूद हर कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन सिया जरूर महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं वह उन भावों का मतलब भी समझती थी, मगर शायद उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कुछ पल के लिए वह अपने ही ख्यालों में खो गई। तभी रेनू की आवाज ने उसका ध्यान वापस खींच लिया। रेनू ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरी मानो तो अब तुम्हें अपने दिल की बात शिवांश से कह देनी चाहिए। किसी भी तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। अगर मौका मिले तो सगाई तक बात पहुंचाने की कोशिश करो। फिर वह थोड़ा झुककर धीमे स्वर में बोली, और अगर उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़े या कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़े तो वह भी कर लेना। यह कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिया उसकी बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाई। उसने उलझन भरी नजरों से रेनू को देखा और पूछा, दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यह सुनकर रेनू ने आंखें घुमाई और हल्की झुंझलाहट के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सीरियसली तुम सच में नहीं समझी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी जान मैं बस इतना कह रही हूँ कि शिवांश को अपने पास रखो, इस रिश्ते को मजबूत बनाओ। उसे यह एहसास होने दो कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो। फिर उसने सिया का हाथ दबाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम शिवांश से बहुत प्यार करती हो और जहाँ तक मैंने देखा है शिवांश भी तुम्हें पसंद करता है। कुछ पल रुककर उसने शिवांश की तरफ देखा और फिर वापस सिया की ओर मुड़कर बोली, लेकिन सिर्फ पसंद होना और किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। कभी कभी अपने दिल की बात खुद भी कहनी पड़ती है। वह अभी आध्या की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। रेनू ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, शायद उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। फिर उसने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, जरा देखो तो जिस तरीके से वह उसे देख रहा है ना, किसी दिन वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ। जितनी जल्दी हो सके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रेनू की बात सुनकर सिया खामोश हो गई। असल में पिछले कुछ वक्त से वह खुद भी कुछ ऐसी ही बातें नोटिस कर रही थी। जहाँ पहले शिवांश आध्या को देखते ही चिढ़ जाता था, वहीं अब वह उसे बार बार देखने लगा था। यह बदलाव सिया ने कई बार महसूस किया था और शायद इसकी वजह आध्या का बदला हुआ रवैया था। वह पहले जैसी नहीं रही थी, काफी हद तक बदल गई थी। पहले जहाँ वह हर बात पर चुप रह जाती थी, वहीं अब सामने वाले को जवाब देना भी जानती थी। कई बार तो उसने शिवांश को भी पलटकर जवाब दिया था, जो पुरानी आध्या कभी नहीं करती। सिया ने यह बदलाव नोटिस किया था तो जाहिर सी बात थी कि शिवांश ने भी किया होगा। शायद यही कारण था कि आध्या चाहे जानबूझकर या अनजाने में फिर से शिवांश का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। और शिवांश वह सच में उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। अभी भी उसकी नजरें बार बार आध्या पर ही जाकर ठहर रही थी। ये सब सोचकर सिया कुछ पल तक चुप बैठी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और रेनू की तरफ देखकर थोड़े गंभीर स्वर में कहा, दीदी मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने पास रखने के लिए उसे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कोई सच में साथ रहना चाहता है तो वह खुद रहेगा। हालांकि उसके शब्द जितने शांत थे, उसके मन में उतनी ही उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रेनू की कही बातों ने उसके मन में भी एक हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी थी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? सिया ने धीमे स्वर में कहा, अगर शिवांश खुद उसके पास जाना चाहेगा तो मैं उसे रोक तो नहीं सकती ना? ये सुनकर
रेनू ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, तू भी ना कभी कभी कितनी भोली बातें करती है। फिर उसने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे उसने तुझे ऑफिशियली प्रपोज किया है, ये भूल गई क्या? सिया कुछ कह पाती उससे पहले ही रेनू फिर बोली, देखा जाए तो तू उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से तुम दोनों बात करते हो उसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता। हाय, हेलो और दो चार सामान्य बातें, बस। उसने थोड़ा झुककर कहा, सीधी सी बात है, उसके करीब जा, उसके साथ ज्यादा वक्त बिता, उसे जानने की कोशिश कर और खुद को भी उसके सामने खुलकर रख। कुछ सोचकर उसने आगे कहा, और अगर सब अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे फैमिली के सामने भी रिश्ते की बात की जा सकती है। कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। यह सुनते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मगर इतनी जल्दी? उसने अविश्वास से पूछा। और क्या शिवांश जी इसके लिए राजी होंगे? रेनू हंस पड़ी। अरे पगली, मैं अभी शादी करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। फिर उसने समझाते हुए कहा, वैसे भी कुछ महीनों में तुम 19 साल की हो जाओगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुम दोनों एक रिश्ते में हो तो धीरे धीरे उसे सीरियस दिशा देना गलत नहीं है। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, और सबसे पहले शिवांश को यह महसूस होने दो कि तुम उसकी परवाह करती हो। उसके साथ समय बिताओ, उससे खुलकर बात करो, उसे अपने प्यार का एहसास होने दो। फिर उसने मजाकिया अंदाज में सिया की ठुड्डी ऊपर उठाई और बोली, वैसे भी तुम जैसी प्यारी और इनोसेंट लड़की भला किसे नहीं पसंद आएगी। यह सुनकर सिया चुप हो गई। उसके मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। वहीं रेनू ने उसकी खामोशी देखकर गहरी सांस भरी और कहा, देख, आखिर फैसला तुझे ही लेना है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि बाद में तुझे यह न लगे कि तूने कोशिश ही नहीं की थी। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस बार उसकी नजरें अनायास ही फिर से शिवांश की तरफ उठ गईं। देखो, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। सिया, रेनू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम सच में शिवांश को पाना चाहती हो या नहीं, यह फैसला तुम्हें ही करना है। इतना कहकर वह उठी और जाकर एक दूसरी टेबल पर बैठ गई। वहीं सिया अपनी ही सोच में डूब गई। कुछ पल बाद उसने फिर से शिवांश की तरफ देखा। हालांकि अब शिवांश ने अपनी नजरें आद्या से हटा ली थी, लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर में उसकी नजर अनायास ही उसी दिशा में चली जाती थी। यह देखकर सिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। अनजाने में उसकी उंगलियां कस गईं और उसके नाखून हल्के से उसकी हथेली में धंस गए। ये बात रेनू की नजरों से भी नहीं बची। उसे देखकर उसके होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। फिर उसने आद्या की तरफ देखा और मन ही मन तिरस्कार भरे भावों के साथ सोचा, तो ये सब शिवांश के लिए कर रही हूँ, है ना? उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान फैल गई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, शिवांश कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। वह मन ही मन आगे बोली, वह सिर्फ सिया का हो सकता है, दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा सही है। रेनू की आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। मैं किसी भी हाल में तुम्हें उसके करीब नहीं आने दूंगी। यह सोचकर उसने अपनी नजरें आद्या से हटा ली और अपना ध्यान फोन पर लगा लिया। वहीं आद्या काफी दूर बैठी हुई अपनी ड्रिंक की चुस्कियां ले रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि दूरी के बावजूद उसने रेनू और सिया के बीच हुई लगभग सारी बातचीत सुन ली थी। उसकी आंखों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, मानो वह उन बातों से प्रभावित होने के बजाय बस चुपचाप सब कुछ सुन रही हो। हालांकि उसके भीतर क्या चल रहा था, यह इस वक्त उसके चेहरे को देखकर समझ पाना लगभग नामुमकिन था। वहीं आद्या काफी दूर बैठी हुई अपनी ड्रिंक की चुस्कियां ले रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत भाव थे, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि दूरी के बावजूद उसने रेनू और सिया के बीच हुई लगभग सारी बातचीत सुन ली थी। आखिर उसके पास अपनी शक्तियां थीं, इसलिए इतनी दूरी से भी वह उनकी पूरी बातचीत आसानी से सुन सकती थी। हालांकि उसने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह जानती थी कि रेनू उसे कभी पसंद नहीं करती थी। सच तो यह था कि पुरानी वाली आद्या की रेनू से 6-7 बार से ज्यादा मुलाकात भी नहीं हुई थी, मगर अब की आद्या अलग थी। यह उसकी रेनू से पहली मुलाकात थी। फिर भी उसे देखते ही वह बहुत कुछ समझ गई थी। कुछ लोगों को पहचानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, और रेनू उन्हीं लोगों में से एक थी। इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर आद्या ने फिर से हल्दी की रस्म की तरफ देखा। फंक्शन अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। हर्ष जी, रणधीर जी, गीतांजलि जी और परिवार के बाकी सदस्य बारी बारी से आगे बढ़कर दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे और साथ ही उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे थे। माहौल खुशियों और हंसी मजाक से भरा हुआ था। तभी आद्या को अपने बगल वाली सीट पर किसी के आकर बैठने का एहसास हुआ। यह महसूस करते ही उसने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई। उसकी बगल वाली सीट पर सानिध्य बैठा हुआ था। उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और इस वक्त उसकी पूरी नजर आद्या पर टिकी हुई थी। उसे अपने पास बैठा देखकर आद्या ने हल्की सी भौं उठाई और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रही हो, क्या है? यह कहते हुए सानिध्य ने उबासी ली और आद्या से शिकायत भरे अंदाज में कहा, यार, तुम मुझे उठा नहीं सकती थी क्या? मालूम है कितना लेट हो गया मैं? पूरे फंक्शन के लिए लेट हो गया। यह सुनकर आद्या ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा और कहा, सीरियसली, आप लेट हुए तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपको कुछ टाइम पर उठना चाहिए था। फिर उसने भौं उठाते हुए कहा, और वैसे भी आप तो रात को टाइम से सो गए होंगे ना? इस पर सानिध्य ने तुरंत सिर हिलाया। यही तो प्रॉब्लम है। फिर उसने थोड़ा आगे झुककर कहा, मुझे तो पूरी रात पता ही नहीं चला कि तुम किस टाइम पर वापस आई। आद्या ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वहीं सानिध्य अपनी बात जारी रखते हुए बोला,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने कॉल पिक ही नहीं किया, उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा। फिर जब मैं नीचे तुम्हें ढूंढने जाने वाला था, तभी मैंने वह कार देखी। वो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, तब मुझे लगा शायद तुम वापस आ चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे की तरफ जाने ही वाला था कि तभी आदित्य भैया मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम काफी देर पहले ही लौट आई थी और अपने कमरे में सो रही हो। सानिध्य ने गहरी सांस ली। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन तब तक काफी रात हो चुकी थी, उसने सिर कुचलाते हुए कहा। और पता नहीं क्यों मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर उसने आध्या की तरफ देखकर शिकायत भरे स्वर में कहा। बस करवटें बदलता रहा, और जब आखिरकार नींद आई, उसने नाटकीय अंदाज में अपनी बात पूरी की तो सुबह हो चुकी थी। यह सुनकर आध्या कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और वह भी ऐसे दिन जब फंक्शन की वजह से मुझे जल्दी उठना था, लेकिन मैं लेट हो गया। यह कहते हुए सानिध्य ने एक और उबासी ली और मुंह बना लिया। सच में उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वहीं उसकी बातें सुनकर आध्या कुछ सोच में पड़ गई। उसने एक बार फिर सानिध्य की तरफ देखा और जैसे खुद को तसल्ली देने के लिए पूछा, तुम्हें सच में मुझे रात को आते हुए नहीं देखा था? सानिध्य ने बिना देर किए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो भला मैं ये सब क्यों कहता? फिर उसने हैरानी से पूछा, लेकिन हुआ क्या है? आध्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने फिर पूछा, और तुम्हें यह बात आदि भैया ने बताई थी? हाँ, सानिध्य ने सिर हिलाया। रात को भाई ने ही बताया था कि तुम कमरे में हो और सो रही हो। फिर उसने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम बार बार यही बात क्यों पूछ रही हो? आध्या ने तुरंत नजरें दूसरी तरफ फेर ली। कुछ नहीं, उसने सहज स्वर में कहा। दरअसल मैं रात को काफी ज्यादा थक गई थी, कमरे में आई और सीधे सो गई। मुझे तो यह भी नहीं पता चला कि तुमने कब मैसेज किया और कब कॉल। यह कहकर उसने बात वहीं खत्म कर दी। हालांकि उसके मन में चल रही उथल पुथल उसके चेहरे पर नहीं दिख रही थी। उसने जानबूझकर विषय बदल दिया और सामने बैठी भीड़ की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर आदित्य पर जाकर ठहर गई। इस वक्त आदित्य हल्दी की रस्म में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वहीं उनके बगल में बैठी रूहानी की आंखों में साफ साफ आदर, अपनापन और मोहब्बत झलक रही थी। दोनों साथ में बेहद खुश लग रहे थे। चारों तरफ हंसी, शोर और खुशियों का माहौल था। लेकिन न जाने क्यों आध्या की नजरें आदित्य से हट ही नहीं रही थी। वह उन्हें देखती रही और देखते देखते उसकी यादों में पिछली रात के कुछ दृश्य फिर से उभरने लगे। उसे याद करते ही आध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। फिर बिना कुछ कहे वह अपनी जगह से उठी और वहां से सीधे ड्रिंक एरिया की तरफ चली गई। फंक्शन के लिए एक अलग सेक्शन तैयार किया गया था, जहां कॉकटेल, वाइन, बियर, जूस और अन्य ड्रिंक्स के अलग अलग काउंटर लगे हुए थे। फूड एरिया भी उससे अलग था। वह वहां पहुंची और काउंटर के पीछे खड़े सर्वेंट से बोली, एक ग्लास रेड वाइन। सर्वेंट ने तुरंत सिर झुकाया और उसके सामने रेड वाइन का ग्लास रख दिया। आध्या ने ग्लास उठाया और धीरे धीरे उसकी चुस्कियां लेने लगी। हालांकि बाहर से वह पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में इस वक्त कई विचार एक साथ चल रहे थे। उसका दिमाग लगातार किसी गहरी उलझन में फंसा हुआ था। साथ ही हर कुछ मिनट बाद उसकी नजर अनायास ही राजमहल के मुख्य दरवाजे की तरफ चली जाती। बार बार उसी दिशा में देखना यह बता रहा था कि शायद वह किसी का इंतजार कर रही थी, या फिर किसी के आने की उम्मीद कर रही थी। इसी तरह काफी वक्त बीत गया। उधर हल्दी की रस्म भी लगभग पूरी होने वाली थी। परिवार के बड़े सदस्य पहले ही अपनी रस्म निभा चुके थे। अब बारी युवाओं की थी। शिवांश, विवान, सौरभ और बाकी कुछ लड़के आगे बढ़े। उन्होंने आदित्य और रूहानी को हल्दी लगाई तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। माहौल फिर से हंसी मजाक से भर गया। इसी बीच सिया भी आगे बढ़ी। जैसे ही शिवांश रूहानी को हल्दी लगाने के लिए आगे आया, सिया भी तुरंत उसके पास पहुंच गई। दोनों लगभग साथ साथ खड़े होकर आदित्य और रूहानी को हल्दी लगाने लगे। दूर खड़ी गीता जी यह दृश्य ध्यान से देख रही थी। उनकी नजर कुछ पल तक शिवांश और सिया पर ही टिकी रही। तभी उनके बगल में खड़ी लीला जी ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, वैसे कुछ भी कहो दीदी, इन दोनों की जोड़ी तो काफी अच्छी लगती है ना? ये कहते हुए लीला जी ने अपने बगल में बैठी गीतांजलि जी की तरफ देखा, जो इस वक्त शिवांश और सिया को ही देख रही थी। उनकी बात सुनकर गीतांजलि जी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने स्नेह भरे स्वर में कहा, बिल्कुल, आखिर दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर उन्होंने शिवांश और सिया की तरफ देखते हुए कहा, और अगर आगे चलकर यह दोनों किसी रिश्ते में बंधते हैं तो खुशी दोनों परिवारों को ही होगी। उनकी बात सुनकर गीता जी भी मुस्कुरा दी। सच तो यह था कि दोनों परिवारों में शायद ही किसी को शिवांश और सिया के रिश्ते से कोई आपत्ति होती। अगर बच्चे खुद इस रिश्ते के लिए तैयार होते तो बड़े बुजुर्गों की तरफ से शायद ही कोई ना आती। कुछ पल चुप रहने के बाद गीता जी ने सोचते हुए गीतांजलि जी से पूछा, वैसे आपको हमारी सिया कैसी लगती है? उनके इस सवाल पर गीतांजलि जी हल्का सा हंस पड़ी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत प्यारी बच्ची है, और सच कहूँ तो हमें बचपन से ही वह शिवांश के लिए पसंद रही है। उन्होंने स्नेह से सिया की तरफ देखते हुए कहा, ये बात आपसे भी तो छुपी नहीं है गीता, फिर आज अचानक ऐसा सवाल क्यों? गीता जी ने उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। फिर शांत स्वर में बोली, बस ऐसे ही पूछ लिया।
कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, देखिए वक्त बदल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और कई बार उम्र के साथ उनकी पसंद नापसंद भी बदल जाती है। उन्होंने एक नजर शिवांश की तरफ डाली और फिर धीमे स्वर में कहा, इसलिए सोचा कि कई सालों पहले जो हम सोचते थे आज भी आप वैसा ही सोचती हैं या नहीं। गीतांजलि जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर उनके चेहरे पर एक समझदार मुस्कान उभर आई। वैसे इन दोनों को देखकर हमारे दिमाग में एक बात आई थी। गीता जी ने शिवांश और सिया की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम आपसे कुछ कहें। यह सुनकर गीतांजलि जी मुस्कुरा दी और बोली, अरे बुरा लगने वाली क्या बात है, आप बेझिझक कहिए। इस पर गीता जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वक्त आने पर जरूर कहेंगे, फिलहाल शायद यह सही समय नहीं है। उनकी बात सुनकर गीतांजलि जी के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान आ गई। उन्होंने गीता जी की आंखों में देखते हुए कहा, हमें लगता है हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, या यूं कहें क्या पूछना चाहती हैं। फिर उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब आप यह बात खुलकर कहेंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी नजर शिवांश और सिया की तरफ घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, और शायद उनके कहने का भी। यह कहते हुए उन्होंने इशारे से शिवांश और सिया की तरफ संकेत किया। उनकी बात पर गीता जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वहीं लीला जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम भी तो यही चाहते हैं कि पहल बच्चे खुद करें। फिर उन्होंने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, बाकी उन्हें मनाने, समझाने और रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम तो हम बड़े लोग संभाल ही लेंगे। उन्होंने गीतांजलि जी की तरफ देखकर पूछा, क्यों दीदी, सही कहा ना? गीतांजलि जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी, बिल्कुल सही कहा। तीनों महिलाओं के चेहरों पर इस वक्त एक जैसी मुस्कान थी, मानो वे भविष्य की किसी सुखद संभावना के बारे में सोच रही हों। इसी बीच कुछ देर बाद वहां एक और हलचल हुई। लोगों का ध्यान अनायास ही प्रवेश द्वार की तरफ गया। वहां से एविल ग्रुप के 5 सदस्य एक साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उनकी एंट्री हमेशा की तरह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, और जैसे ही वे आगे बढ़े, आसपास मौजूद कई लोगों की नजरें उनकी तरफ घूम गईं। वहां पर अद्विकाल ने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। साथ में उसने फॉर्मल ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वहीं अर्नव इस वक्त ब्लैक हुडी में था। ज्ञान ने भी ब्लैक हुडी पहन रखी थी। जस्ट ने नेवी ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, तो वहीं नरेंद्र व्हाइट शर्ट के साथ फॉर्मल ब्लैक पैंट में नजर आ रहा था। पांचों इस वक्त ज्यादा तैयार नहीं हुए थे। उनका लुक काफी सिंपल था, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी अलग ही प्रभाव छोड़ रही थी। सभी ने अपने बालों को अच्छी तरह सेट कर रखा था। वहीं अद्विकाल ने अपने लंबे बालों को हाफ पोनी में बांध रखा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक ठहराव और बेपरवाही थी, मानो आसपास क्या हो रहा है उसे कोई खास फर्क ही न पड़ता हो। उनके आते ही आसपास मौजूद कई लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। वहीं आद्या, जो काफी देर से राजमहल के मुख्य द्वार की तरफ देख रही थी, उनकी एंट्री होते ही उसकी नजर सीधे अद्विकाल पर जाकर ठहर गई। एक पल, 2 पल, और फिर जैसे उसकी निगाहें वहीं अटक गईं। इस वक्त आद्या की आंखों में कोई स्पष्ट भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न हैरानी, बस एक गहरी खामोशी थी। एक ऐसी गहराई जिसके भीतर क्या चल रहा था यह समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, मगर इतना जरूर साफ था कि उसके मन में जो कुछ भी चल रहा था वह साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो किसी बड़े फैसले का संकेत दे रही थी। वह कुछ पल तक बिना पलक झपकाए अद्विकाल को देखती रही, फिर जैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई हो, उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखा और फिर पास खड़े वेटर को इशारा किया। वेटर तुरंत उसके पास आ गया। आद्या ने अपना खाली ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ ही सेकंड बाद उसके हाथ में फिर से रेड वाइन का भरा हुआ ग्लास था। उसने धीरे से ग्लास उठाया। उसकी उंगलियां क्रिस्टल पर हल्के से कस गईं। फिर उसने एक छोटा सा एसआईपी लिया और अगले ही पल वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसके कदम शांत थे, चेहरे पर वही रहस्यमय भाव थे और आंखें अब भी कहीं न कहीं अद्विकाल पर टिकी हुई थीं। इसके बाद उसने बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वहीं अद्विकाल को खुद पर टिकी किसी की गहरी निगाहों का एहसास तभी से था जब से वह यहाँ आया था, और वह अच्छी तरह जानता था कि वह नजर किसकी है। उसकी निगाहें अनायास ही सामने उठी और उस शख्स पर जाकर ठहर गईं, जो इस वक्त सीधे उसी की तरफ चली आ रही थी। उसे देखते ही अद्विकाल की नजरें कुछ और गहरी हो गईं। इस वक्त आद्या सच में हमेशा से ज्यादा बोल्ड और आकर्षक लग रही थी। एक पल के लिए तो अद्विकाल की नजरें जैसे उस पर ठहर कर रह गईं, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। इतनी गहरी ठंडक कि उसके आसपास खड़े जस्ट, अर्नव, नरेंद्र और ज्ञान तक उसे महसूस कर गए। चारों पहले तो एक तक आद्या को ही देखने में व्यस्त थे। आखिर इस अवतार में वह सच में अलग ही नजर आ रही थी। यहाँ तक कि वे मन ही मन उसके इस अंदाज की तारीफ भी कर रहे थे, मगर अचानक उन्हें अपने आसपास का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। यह एहसास होते ही उनकी नजरें तुरंत अद्विकाल की तरफ चली गईं, जो इस वक्त अपनी ठंडी और खामोश निगाहों से आद्या को देख रहा था। सिर्फ आद्या को ही नहीं, बल्कि आसपास मौजूद उन सभी लड़कों को भी, जिनकी नजरें बार बार उसी पर जाकर ठहर रही थीं। और उन लड़कों में शिवांश भी शामिल था। यह दृश्य देखते ही अद्विकाल के हाथों की मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे समझ गए थे कि उसकी यह खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा खतरनाक थी।
अद्विकाल ने अपनी ठंडी निगाहों के साथ आसपास नजर दौड़ाई। हर तरफ मौजूद कई लोगों, खासकर लड़कों की नजरें आद्या पर टिकी हुई थीं। आद्या की वह पीली साड़ी, उसका डीप नेक ब्लाउज और उसका आत्मविश्वास से भरा अंदाज अनजाने में ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। साड़ी की ड्रेपिंग की वजह से उसकी कमर भी काफी नजर आ रही थी, जो उसके पूरे लुक को और भी हॉट एंड बोल्ड बना रही थी। वहीं अर्नव, विवान और उसके बाकी दोस्त भी आसपास के माहौल में आए बदलाव को साफ महसूस कर सकते थे। यह देखकर अर्नव ने जल्दी से ओजस को इशारा किया। ओजस जैसे ही बात समझा, वह अद्विकाल की तरफ देखकर कुछ कहने वाला था, लेकिन अगले ही पल चुप हो गया, क्योंकि उसी समय वहां मौजूद कई लड़कों ने खुद पर अद्विकाल की ठंडी निगाहों का एहसास किया। उन्होंने एक नजर उसकी तरफ देखा और तुरंत अपनी नजरें आद्या से हटाकर इधर उधर करने लगे। अचानक ही उनके भीतर एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। ये ऐसा एहसास था जिसे वे खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि विवान, शिवांश और सौरभ को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। वहीं इन सब से बेखबर आद्या अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ अद्विकाल की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नजरें सिर्फ अद्विकाल पर टिकी हुई थीं और अद्विकाल, वह अपनी गहरी निगाहों से आसपास के बदलते माहौल को देख रहा था। उधर रेनू ने जैसे ही आद्या को अद्विकाल की तरफ बढ़ते हुए देखा, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। उसने तुरंत सिया की तरफ देखा, फिर इशारे से उसे आद्या की तरफ देखने को कहा। इसके बाद वह नफरत भरे स्वर में सिया से बोली, देखा, मैं कह रही थी ना, पहले यह शिवांश को फंसाने की कोशिश कर रही थी, और अब जब शिवांश इसके हाथ नहीं आया तो यह अद्विकाल को अपने जाल में फंसाना चाहती है। इसे बस अमीर लड़कों से मतलब है, प्यार और एहसास से नहीं। पहले यह शिवांश के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि वह एक बड़े और प्रतिष्ठित खानदान का वारिस है। और अब जब इसे समझ आ गया कि शिवांश इसके हाथ नहीं आने वाला और वह सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता है, तो यह अद्विकाल के पीछे लग गई है। कहते हुए रेनू ने व्यंग्य भरी हंसी हंस दी और आगे बोली, इसे क्या लगता है कि अद्विकाल इस जैसी लड़की को भाव देगा? अरे, वह तो शिवांश से भी ज्यादा बेदर्द और रिजर्व्ड है। मैंने आज तक उसे किसी लड़की की तरफ ढंग से नजर उठाकर देखते नहीं देखा। और यह जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ जा रही है ना, तुम देखना सिया, अगर इसने कोई हरकत करने की कोशिश की तो अद्विकाल यहीं सबके सामने इसकी ऐसी बेइज्जती करेगा कि यह रोती हुई आदित्य के पास शिकायत करने पहुंच जाएगी, हमेशा की तरह। कहते हुए रेनू ने मुंह बना लिया। इस पर सिया ने भी आद्या की तरफ देखा। उसने भी यह बात नोटिस की थी कि आजकल जाने अनजाने अद्विकाल और आद्या एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे थे। कोलाज में भी अद्विकाल का अचानक आद्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाना, कार में बैठाना, इन सब की खबरें काफी वायरल हुई थी। ऐसे में सिया को भी कभी कभी हल्का सा शक होता था कि शायद इन दोनों के बीच कुछ अलग चल रहा है, मगर क्या सच में ऐसा था, यह वह भी पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। और जब उसे खुद पूरी सच्चाई नहीं पता थी, तो वह किसी के बारे में इस तरह बातें भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए सिया ने रेनू से कहा, छोड़िए ना दीदी, आप भी ना क्या क्या बातें करती हैं, शायद वह सिर्फ उन्हें हेलो बोलने जा रही होंगी, और वैसे भी अब तो हम लोग रिश्तेदार ही बनने वाले हैं। एक तरह से अद्विकाल जी रूहानी भाभी के भाई लगे, तो थोड़ा बहुत हेलो हाई तो चलता ही है। कैलाश में भी वह हमारे सीनियर है। यह कहकर सिया चुप हो गई। उसकी बात सुनकर रेनू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो सिया, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। साफ साफ दिख रहा है कि वह अब अद्विकाल जी को पटाने की कोशिश कर रही है, और तुम देखना पक्का कुछ ना कुछ करेगी। फिर उसने हल्की नाराजगी के साथ कहा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वैसे भी वह अद्विकाल जी के लायक है ही नहीं। उनके लिए तो मुझे जैसी लड़की होनी चाहिए, प्यारी, इनोसेंट और सबसे जरूरी एक अच्छे बैकग्राउंड की लड़की। कहते हुए रेनू ने अपने बालों को पीछे किया। उसकी बात सुनकर सिया बस हल्का सा मुस्कुरा दी, मगर कुछ बोली नहीं। यह देखकर रेनू ने उसके कंधे पर हल्की सी टपकी मारते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, क्या हुआ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या मैं अद्विकाल जी के साथ अच्छी नहीं लगूंगी? इस पर सिया ने कुछ पल सोचते हुए कहा, नहीं दीदी, आप भी उनके साथ काफी अच्छी लगेंगी। मिस्टर रावत के साथ आपकी जोड़ी अच्छी ही लगेगी, लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि उन्हें किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनके बारे में तो बहुत सारी अफवाहें भी हैं। लोग कहते हैं कि जो भी लड़की उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती है, वह उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। साथ ही अगर कोई उन्हें पसंद ना आए तो वह उसकी इंसल्ट करने से भी पीछे नहीं हटते। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने लड़का है या लड़की। इतना कहकर सिया चुप हो गई। वहीं यह सुनकर रेनू ने एक नजर अद्विकाल की तरफ डाली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, वह बाकी लड़कियों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। और वैसे भी वह कभी ना कभी तो शादी करेगा ही। हमारा परिवार भी किसी से कम नहीं है। रुतबा, पैसा, स्टेटस और जान पहचान सब कुछ है हमारे पास। ऐसे में अगर उसकी शादी होगी तो किसी बड़े और बराबरी वाले परिवार में ही होगी। और देखना, एक दिन वह मुझसे ही शादी करेगा, फिर मैं बनूंगी अद्विकाल रावत की वाइफ। यह कहते हुए रेनू के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सुनकर सिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने हैरानी भरी नजरों से रेनू की तरफ देखते हुए कहा, मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह आपसे शादी कर लेंगे? मतलब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जिस तरह से यह सब कह रही हैं, उसकी बात पूरी होने से पहले ही रेनू ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा,
मॉम ने बताया था कि वह जल्द ही नाना जी से इस बारे में बात करेंगी और फिर नाना जी हर्षराज दादाजी से मेरी और अद्विकाल की सगाई को लेकर बात करेंगे, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। कहते हुए वह हल्का सा मुस्कुराई और आगे बोली, और तुम जानती तो हो अद्विकाल ज्यादातर उनकी बात नहीं टालता। तुमने खुद देखा ना, उन्हीं के कहने पर वह इस शादी में भी आया है, वरना कहाँ वह ऐसे फंक्शंस में आना पसंद करता है। रेनू के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ बांधते हुए आगे कहा, तो जाहिर सी बात है वह मुझसे ही शादी करेगा। इस पर सिया कुछ नहीं बोली, वह बस चुपचाप रेनू को देखती रही। न जाने क्यों उसे रेनू की बातों में जरूरत से ज्यादा भरोसा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आद्या अपने हाथ में वाइन का ग्लास थामे वह धीमे धीमे कदमों से अद्विकाल की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन की रिंग सुनकर आद्या ने अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही उसकी नजर कॉलर आईडी पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। यह बदलाव अद्विकाल की नजरों से भी नहीं बच पाया। उसने गौर से आद्या के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखा। अगले ही पल आद्या बिना रुके उसके बगल से होकर सीधे अंदर महल की तरफ चली गई। यह देखकर अद्विकाल की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। वहीं अर्नव, ज्ञान, विवान, सौरभ और शिवांश भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि आद्या सीधे अद्विकाल की तरफ आ रही थी। लेकिन अचानक फोन आने के बाद वह बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। यह देखकर अर्णव ने धीरे से ज्ञान के कान में कहा, यह क्या था? अगर मिस श्रीवास्तव को जाना ही था तो सही है, लेकिन आते आते बेचारे भाई की बेइज्जती करके निकल गई। भाई इंतजार करते रह गए और मैडम सीधा यू टर्न मारकर चली गई। उसकी बात सुनकर ज्ञान के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं उनकी बकवास सुनकर ओजस और नरेंद्र ने बस सिर हिला दिया। दूसरी तरफ अद्विकाल के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह शांत कदमों से आगे बढ़ा और वहां पहुंच गया जहां आदित्य और रूहानी की हल्दी की रस्म चल रही थी। उसके साथ उसके बाकी दोस्त भी वहां आ गए। अद्विकाल ने हल्दी उठाकर पहले आदित्य को और फिर रूहानी को हल्दी लगाई। यह देखकर रूहानी मुस्कुरा दी। उसने अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी हल्दी ली और शरारती अंदाज में अद्विकाल के गाल पर लगा दी। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब आप भी अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लीजिए जिससे मैं आपकी ढेर सारी शिकायतें कर सकूं। रूहानी की बात सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा दिया। उसने अद्विकाल की तरफ देखते हुए कहा, रूहानी बात तो सही कह रही है, क्या प्लान है तुम्हारा अद्विकाल? इस पर अद्विकाल ने बिना कोई भाव दिखाए दोनों की तरफ देखा। फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसी मुस्कान के साथ वह बोला, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। आखिर मेरी गुड़िया ने कोई डिमांड की है मुझसे। उसकी बात सुनते ही रूहानी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत उत्साहित होकर पूछा, मतलब आप सच में मेरे लिए भाभी ढूंढेंगे? फिर कुछ सोचकर उसने शक भरी नजरों से अद्विकाल को देखा और बोली, या फिर ढूंढ चुके हैं। अगले ही पल उसने खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए जल्दी जल्दी पूछना शुरू कर दिया, अगर ऐसा है तो वह कौन है? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? कहाँ रहती हैं? क्या वह आपके साथ कोलाज में पढ़ती थी या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है? एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा देने पर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा दिए। वहीं रूहानी के सवाल सुनकर अद्विकाल बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर रूहानी ने मुंह फुला लिया। तभी बीच में टपकते हुए ज्ञान ने शरारती अंदाज में कहा, रूहानी तुम गलत इंसान से जवाब की उम्मीद कर रही हो। ये वही अद्विकाल है जो बिजनेस की फाइलों में तो 100 सवालों के जवाब दे देगा, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर सच में कोई है तो हमें भी नहीं पता, और अगर नहीं है तो यह हमें जानबूझकर सस्पेंस में रख रहा है। कहते हुए ज्ञान ने नकली नाराजगी दिखाई। वहीं अर्णव ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल, अगर भाई की जिंदगी में कोई है तो सबसे पहले जानने का हक हमारा बनता है। ये सुनकर सभी हंस पड़े, जबकि अद्विकाल बस शांत खड़ा उन्हें देखता रहा। रहने दो रूहानी, तुम जानती हो यह आदमी कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं देगा। तुम बस अपने शब्द और वक्त दोनों बर्बाद कर रही हो। टेंशन मत लो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत जल्द अद्विकाल तुम्हें उससे मिलवा देगा। आखिर वह आपकी। कहते कहते ज्ञान अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसी पल उसे अपने ऊपर कई ठंडी निगाहों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे आसपास नजर घुमाई। नरेंद्र, ओजस और अर्णव तो उसे घूर ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ अद्विकाल भी उसे बेहद खतरनाक नजरों से देख रहा था। यह देखकर ज्ञान ने तुरंत अपने दांत दिखाते हुए एक बेचारी सी मुस्कान दी, मगर उसने देखा कि अभी भी किसी के चेहरे के भाव नहीं बदले थे। ये देखते ही उसका चेहरा और उतर गया। उसने तुरंत रूहानी की तरफ देखकर कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी बात को सीरियस मत लेना। मैं तो वैसे भी कुछ भी कभी भी बोल देता हूँ, जुबान है ना, कई बार फिसल जाती है और फिर कंट्रोल ही नहीं रहता। कहते हुए ज्ञान जोर से हंस पड़ा ताकि माहौल हल्का हो जाए, मगर उसकी हंसी के जवाब में किसी और के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। यह देखकर ज्ञान की हंसी भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, एक दिन मेरी यही जुबान मुझे मरवाएगी। वहीं उसकी हालत देखकर अर्णव और ओजस को हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था, जबकि अद्विकाल ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली, मगर उसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर रूहानी उसकी हालत पर हंस पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। कहते हुए उसने अद्विकाल के कंधे पर हल्की सी टपकी मारी और बोली, भाई आप इन्हें घूरना बंद कीजिए, वैसे भी इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, ये बस मजाक कर रहे थे, है ना? ज्ञान, आप मजाक ही कर रहे थे ना?
इस पर ज्ञान ने तुरंत गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं मजाक ही कर रहा था, मैं तो बहुत बड़ा मजाकिया इंसान हूँ। यह सुनकर आदित्य हंस पड़ा। वहीं ओजस ने आह भर ली। ज्ञान की हरकतें कई बार बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती थीं। जिस तरह अर्णव बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था, लगभग वही हाल ज्ञान का भी था। और इस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द अद्विकाल के हाथों उसकी शामत आने वाली है। यह बात वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग समझ रहे थे, और सबसे ज्यादा ज्ञान खुद। वहीं अर्णव ने मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचा, अच्छा हुआ इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ज्ञान की जगह मेरी लंका लगती। बच गया मैं। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसी के साथ वह आगे बढ़ा और रूहानी के गाल पर हल्दी लगाते हुए बोला, वैसे अगर ज्ञान की जुबान पर कभी कंट्रोल आ गया ना, तो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाएगा। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े कई लोगों की हंसी छूट गई, जबकि ज्ञान ने उसे घूरते हुए कहा, दोस्ती के नाम पर कलंक हो तो अर्णव। तभी अर्णव ने आगे कहा, वैसे तुम्हारा भाई सच में ही डेविल है। इस पर रूहानी ने तुरंत उसे आंखें दिखाते हुए कहा, धीरे बोलो। भाई ने सुन लिया ना, तो फिर सच में डेविल किसे कहते हैं वह तुम्हें अच्छे से बता देंगे। उसकी बात सुनकर अर्णव ने मुंह बनाते हुए कहा, बताने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो पहले से ही मालूम है। इतना सारा ऑफिस का काम देता है कि कई बार समझ ही नहीं आता मैं ऑफिस में हूँ या घर पर। हर वक्त लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं कोई मशीन हूँ। मेरी जिंदगी का क्या हाल बना दिया है इन्होंने। तभी नरेंद्र ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा मत बोल, जितना उसने अभी तक किया है ना, उससे कहीं ज्यादा करके भी दिखा देगा, इसलिए शांत से हल्दी लगा और साइड हट। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हल्का सा हंस पड़े। इसके बाद नरेंद्र और अर्णव ने भी आगे बढ़कर आदित्य और रूहानी को हल्दी लगाई। वहीं अद्विकाल हल्दी की रस्म पूरी करने के बाद वहां से हट गया और थोड़ी दूर रखी एक टेबल के पास जाकर बैठ गया। लगभग सभी लोगों की हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी, बस कुछ लोग ही बाकी थे। उधर अद्विकाल ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसकी स्क्रीन पर नजर डालते हुए कुछ देखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन उसकी गहरी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ महल के अंदर आध्या इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त और गहरे हो गए थे। उसने उस शख्स से बात करते हुए गंभीर आवाज में कहा, मेक श्योर वह किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसे वहां से निकालो, लोकेशन चेंज कर दो, और हाँ, अपना ध्यान रखना। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा। इस पर आध्या ने हल्के से हम कहा और कॉल काट दी। कॉल कटते ही उसने फोन को बेपरवाही से बेड पर फेंक दिया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। इस वक्त वह कुछ परेशान सी लग रही थी। तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगा। यह देखकर उसने आह भरी और फोन की स्क्रीन की तरफ देखा, जिस पर सानिध्य का नाम फ्लैश हो रहा था। यह देखकर आध्या ने कॉल रिसीव की। कॉल उठाते ही उधर से सानिध्य की आवाज आई, क्या हुआ डॉल, इतना वक्त क्यों लग रहा है? रस्म लगभग खत्म हो गई है, आ जाओ अपनी रस्म पूरी कर लो। कहाँ चली गई थी तुम? सानिध्य की आवाज सुनकर आध्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने सामान्य स्वर में कहा, भाई वो थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया था, मैं बस 1 मिनट में आई। यह कहते हुए उसने फोन अपने हाथ में पकड़ा और तेजी से कुछ कोड्स डालने लगी। कुछ ही सेकंड में उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर इतनी तेजी से चलने लगी कि किसी और के लिए समझना मुश्किल था कि वह कर क्या रही है। मगर फोन का सर्वर उतना पावरफुल नहीं था जितनी स्पीड से वह काम करना चाहती थी। अचानक बीप की आवाज के साथ स्क्रीन पर एरर आ गया और वह सर्वर ओपन नहीं हो पाया। यह देखकर आध्या ने झुंझलाकर आह भरी। उसने फोन को बंद किया और बेड पर रख दिया। फिर बिना एक पल और गंवाए वह कमरे से बाहर निकली और महल के बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने आसपास मौजूद लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे आदित्य और रूहानी की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक सामान्य मुस्कान बनाए रखी थी। वह आगे बढ़ी और आदित्य तथा रूहानी को हल्दी लगाकर उन्हें शुभकामनाएं देने लगी। तभी रूहानी ने शरारती मुस्कान के साथ अपने हाथों में लगी हल्दी उठाई और आध्या के गाल पर लगा दी। फिर हंसते हुए बोली, आपने अपना चेहरा इतना उदास क्यों बना रखा है, क्या हुआ है? रूहानी ने आध्या के गाल पर हल्दी लगाते हुए पूछा। इस पर आध्या ने बात को हल्के से घुमाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस भाई से थोड़ी सी बहस हो गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते ही आदित्य ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, तुम कहो तो मैं उसके कान खींचकर खबर लूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की। कहते हुए आदित्य ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेर दिया। यह देखकर आध्या ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, उन्हें तो मैं खुद ही सबक सिखा दूंगी, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने बालों को पीछे करते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, और आप तो जानते ही हैं, मेरे सामने तो सानिध्य भैया की भी नहीं चलती। उसकी बात सुनकर आदित्य हंस पड़े, साथ ही रूहानी भी मुस्कुरा उठी। कुछ पलों के लिए माहौल हल्का हो गया। वहीं थोड़ी दूर एक टेबल के पास बैठा अद्विकाल चुपचाप यह सब देख रहा था।
उसकी नजरें जाने कब से आध्या पर टिकी हुई थी। जब से आध्या वहां आई थी, अद्विकाल की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। उसने उसके चेहरे के भाव ध्यान से देखे थे। भले ही वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अद्विकाल साफ समझ सकता था कि वह किसी बात को लेकर काफी गंभीर थी। हालांकि अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। वहीं जैसे ही लीला जी ने देखा कि आध्या ने हल्दी लगा दी है, वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, इतना वक्त कौन लगाता है हल्दी लगाने में, और समय पर आ भी नहीं सकती थी। सभी लोग आकर हल्दी लगा गए और तुम्हें आने में इतना समय लग गया। क्या तुम्हें सच में अपने भाई को हल्दी लगाने में इतना नाटक करने की जरूरत थी कि सबको तुम्हारी चिंता हो जाए? हल्दी लगाने के बाद फिर से लीला जी की वही पुरानी बातें सुनकर आध्या ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला ली। फिर उनकी तरफ पलट कर देखते हुए बोली, नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो 3-4 घंटे और लगेंगे। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप कहीं और जा सकती हैं, मेरा तो अभी बिल्कुल नहीं हुआ। ये कहकर वह आदित्य की तरफ देखकर बोली, वैसे भैया मैं क्या कहती हूँ, अगर चाची जी को इतनी जल्दी है तो इन्हें भी थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए, शायद इनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े कई लोग हंस पड़े। आध्या, लीला जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या? मैं तो बस एक आइडिया दे रही थी, आध्या ने मासूमियत से कहा। वैसे भी हल्दी तो शुभ होती है ना? यह सुनकर रूहानी अपनी हंसी रोकने लगी, जबकि आदित्य भी मुस्कुरा दिया। तुम कभी नहीं सुधरोगी, लीला जी ने नाराज होकर कहा, और आप कभी मुझे डांटना नहीं छोड़ेंगी, आध्या ने तुरंत जवाब दिया। इसलिए हम दोनों बराबर हैं। देख रहे हो आदित्य कैसे बात करती है मुझसे, लीला जी ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। इस पर आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे बीच में मत लाइए, आप दोनों की बहस में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, क्योंकि आप हमेशा इसकी साइड लेते हैं। लीला जी बोली, बिल्कुल लेते हैं, आध्या ने तुरंत कहा, आखिर मैं उनकी फेवरेट हूँ। हाँ, यह बात तो सही है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है, आध्या ने गर्व से कहा और रूहानी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रूहानी भी हंस पड़ी। वहीं थोड़ी दूर बैठा अद्विकाल चुपचाप यह सब देख रहा था। जब से आध्या वापस आई थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तो थी, लेकिन अद्विकाल ने उसके चेहरे पर छिपी गंभीरता भी देख ली थी। लीला जी की तरफ देखते हुए आध्या ने कहा, नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी तो 3-4 घंटे और लगेंगे। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप कहीं और जा सकती हैं, मेरा तो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। यह कहकर वह आदित्य की तरफ देखकर बोली, वैसे भाई मैं क्या कहती हूँ, थोड़ा सही तरीके से हल्दी की रस्म कर लेते हैं। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में अच्छी खासी हल्दी ली और आगे बढ़कर आदित्य के पूरे चेहरे पर मल दी। इतना ही नहीं, उसने उनके कपड़ों पर भी हल्दी लगा दी। उसकी इस अचानक हरकत को देखकर रूहानी ने अपने होठों पर हाथ रख लिया और हंसने लगी। वहीं आदित्य, जो पहले ही चेहरे पर हल्दी लगाए हुए थे, अब कपड़ों समेत पूरी तरह हल्दी से सन चुके थे। उन्हें देखकर आध्या मजाक उड़ाते हुए बोली, भाई आपको सच में इस वक्त पीले भूत जैसी फीलिंग आ रही है? यह सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा, लेकिन रूहानी ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। आध्या ने भी मुस्कुराते हुए अपनी शरारत पर संतोष भरी नजर डाली। फिर हल्दी लगाने के बाद उसने आदित्य की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, भाई मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है। उसकी हरकत देखकर जहां राजेंद्र जी, हर्षराज जी, गीतांजलि जी, अद्विकाल और कुछ अन्य लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर नाराजगी और अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। खासकर गीता जी ने हैरानी से आध्या की तरफ देखा। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह शादी की रस्म के बीच आदित्य के साथ ऐसी शरारत कर देगी। सच कहें तो आध्या का यह बेपरवाह व्यवहार और इस तरह मजाक करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके अनुसार ऐसे मौकों पर थोड़ा संयम और सम्मान होना चाहिए था। वहीं लीला जी भी गुस्से और नाराजगी से उसे देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही आध्या ने उन्हें जवाब दिया था और अब यह नई शरारत करती थी। उसी समय गीता जी के पास बैठी कामिनी जी ने यह सब देखा, जैसे उन्हें आध्या को सुनाने का एक और मौका मिल गया हो। उन्होंने नाराजगी से आध्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना, किस तरीके से रस्में की जाती हैं, इसका कोई अंदाजा है तुम्हें? पहले तो सबसे आखिर में आकर हल्दी लगाई और अब लगाकर चुपचाप अपनी जगह पर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने तो आदित्य को पूरी तरह हल्दी में ही नहला दिया। उन्होंने गुस्से में आगे कहा, क्या तुम्हें हर फंक्शन खराब करने की आदत है? हर बार कोई ना कोई ड्रामा करना जरूरी होता है क्या? अभी कामिनी जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आदित्य ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें साफ सख्ती थी। यह हमारा फंक्शन है और यह हल्दी की रस्म है। हमारी बच्ची ने हमें हल्दी लगाई है और वह जितनी चाहे उतनी हल्दी लगा सकती है। इसमें किसी और को बोलने या सुनाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कामिनी जी और लीला जी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर हल्दी की रस्म है, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गई, इसलिए प्लीज आप लोग उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए। अगर आपको यह सब पसंद नहीं आ रहा तो आप अंदर जाकर आराम कर सकती हैं। वैसे भी हल्दी की रस्म लगभग पूरी हो चुकी है। तभी सानिध्य आगे आते हुए बोला, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी हल्दी तो अब असली शुरू होगी। यह कहकर उसने आदित्य की तरफ शरारती नजरों से देखते हुए कहा,
भाई, क्या आपको याद नहीं रहा? अभी तो मेरी बारी बाकी है। चलिए, मैं भी हल्दी लगा देता हूँ। इस पर आध्या ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल लगाइए। फिर उसने सबकी तरफ देखकर नाटकीय अंदाज में कहा, बुरा ना मानो, हल्दी है। यह कहकर आध्या फिर से अपने हाथों में हल्दी लेकर रूहानी की तरफ बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, रूहानी ने जल्दी से अपने हाथों में हल्दी ली और आध्या के पूरे चेहरे पर लगा दी। यह देखकर आध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। रूहानी ने उसे आंख मारते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था बुरा ना मानो, हल्दी है। क्या सिर्फ तुम ही हमें हल्दी लगा सकती हो? हम तुम्हें नहीं लगा सकते क्या? यह कहकर रूहानी हंसने लगी। बिल्कुल लगा सकते हो, आध्या ने हंसते हुए जवाब दिया। अगले ही पल उसने रूहानी के चेहरे और कपड़ों पर भी खूब सारी हल्दी लगा दी। वहीं सानिध्य ने भी आदित्य को हल्दी से ऐसा रंग दिया था कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। उन्हें देखकर आध्या हंसते हुए बोली, भाई, आप तो पूरे के पूरे येलो हनुमान बन गए हो। ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग हंस पड़े। हालांकि आदित्य ने भी जवाब में सानिध्य को हल्दी से रंग दिया था। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ हल्दी ही हल्दी दिखाई दे रही थी, मगर इस सब के बीच माहौल बेहद खुशनुमा हो गया था। चारों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें वहां मौजूद किसी भी इंसान की बातें, नजरें या राय से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ज्ञान और अर्णव भी हंसते हुए उन लोगों के बीच आ गए और आदित्य को हल्दी लगाने लगे। उनके शामिल होते ही माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। अब सभी एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। उधर आध्या ने मौका देखते ही डीजे वाले को इशारा किया और एक गाना प्ले करवा दिया। पीली साड़ी में सजी आध्या के चेहरे पर लगी हल्दी उसके निखार को और भी बढ़ा रही थी। वहीं रूहानी भी बेहद प्यारी लग रही थी। ज्ञान और अर्णव तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वे पूरी तरह फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। आखिर वे शादी में मौज मस्ती करने ही तो आए थे। अभी उन्हें अद्विकाल के साथ कोई सीरियस माहौल नहीं चाहिए था। सच तो यह था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आध्या इतनी ज्यादा चीयरफुल और मस्तीखोर भी हो सकती है। अभी कुछ देर पहले तक जहां माहौल थोड़ा शांत और सामान्य था, वहीं आध्या ने आते ही उसे पूरी तरह बदल दिया था। जैसे उसने अपने साथ कोई अलग ही ऊर्जा ला दी हो। वह सबकी नजरों और बातों को नजरअंदाज कर अपनी ही दुनिया में खो गई थी। जो लड़की कुछ देर पहले तक परेशान और गंभीर लग रही थी, वही अब पूरी तरह बेफिक्र और खुश मिजाज नजर आ रही थी। हंसते हुए, नाचते हुए और सबको अपने साथ शामिल करते हुए वह पूरे दिल से इस पल को जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ दूर बैठी रेणु गुस्से और नफरत भरी नजरों से सिर्फ आध्या को ही देख रही थी। उसके हिसाब से आध्या जहाँ भी जाती थी, वहाँ माहौल अच्छा होने के बजाय बिगड़ जाना चाहिए था, मगर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। सभी लोग अलग अलग भावों के साथ आध्या को ही देख रहे थे। इसी बीच रेणु की नजर फिर से उस टेबल की तरफ गई जो थोड़ी दूर पर थी। वहाँ अद्विकाल, नरेंद्र और ओजस बैठे हुए थे। उन तीनों की नजरें भी इस वक्त आध्या और उसके ग्रुप पर ही थी, जो हंसते गाते और नाचते हुए मस्ती कर रहे थे। जहाँ अद्विकाल के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास भाव नहीं थे, फिर भी उसकी नजरें बार बार आध्या की तरफ चली जा रही थी, वरना वह तो आमतौर पर अपने फोन या काम में ही व्यस्त रहता था। यह देखकर रेणु के मन में आध्या के लिए गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि आध्या जानबूझकर अद्विकाल का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसके हिसाब से पहले वह शिवांश का अटेंशन पाने की कोशिश करती थी। अब रेणु को लग रहा था कि आध्या ने अपना निशाना बदल लिया है और वह अद्विकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। यह सोचते ही उसके हाथ की मुट्ठियां कस गईं और उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। उसके मन में आध्या के लिए नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। वहीं इन सब से बिल्कुल बेखबर आध्या अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वैसे भी उसे खुद से और अपने खास लोगों से मतलब था। वह उन लोगों में से नहीं थी जो हर किसी की सोच और राय की परवाह करते हैं। उसका मानना था कि दुनिया में हर इंसान को खुश रखना नामुमकिन है। लोग क्या सोचते हैं इसे वह बदल नहीं सकती, लेकिन अपने करीबियों के साथ खुश रहना उसके हाथ में था। फिर किसी और की वजह से वह अपना मूड या अपना दिन क्यों खराब करे। डांस करते करते उसकी नजर हल्के से उस टेबल की तरफ गई जहाँ अद्विकाल, नरेंद्र और ओजस बैठे हुए थे। उसकी नजर अद्विकाल पर जाकर ठहर गई। अद्विकाल भी उसी वक्त एकटक उसे देख रहा था। खुद को इस तरह देखते हुए पाकर आध्या की नजर कुछ पल के लिए उस पर ठहर गई। तभी उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई। उसकी नजर अद्विकाल के बगल में खड़े एक शख्स पर गई। उसी समय अद्विकाल के कानों में एक आवाज पड़ी, हाय अद्विकाल जी, कैसे हैं आप? आवाज सुनते ही अद्विकाल, जिसकी नजर अभी तक आध्या पर थी, उसने अपनी आंखें घुमाकर सामने देखा। वहाँ रेणु खड़ी थी। रेणु को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। उसने न तो उसके सवाल का जवाब दिया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि अगले ही पल उसने अपनी नजर उससे फेर ली और फिर से उसी दिशा में देखने लगा जहाँ कुछ क्षण पहले आध्या खड़ी थी। मगर अब आध्या वहाँ नहीं थी। वह अपना ध्यान उन सबसे हटाकर बार काउंटर की तरफ चली गई थी। यह देखकर अद्विकाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वहीं खुद को इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज होते देखकर रेणु के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अद्विकाल की नजरों का पीछा किया और तुरंत समझ गई कि वह किसे देख रहा था। जब उसकी नजर आध्या पर पड़ी तो उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आध्या बिना कुछ किए ही वह ध्यान पा रही थी, जिसके लिए बाकी लोग कोशिश करते रहते हैं। फिर भी उसने अद्विकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दोबारा कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं रेणु हूँ, सिया की कजिन।
अब तो हम वैसे भी रिश्तेदार बनने वाले हैं। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी आवाज बीच में ही थम गई, क्योंकि उसने खुद पर अद्विकल की सख्त और ठंडी नजर महसूस की। अद्विकल ने बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठकर सीधे बार काउंटर की तरफ कदम बढ़ा दिया। यह देखकर रेनू कुछ कह ही नहीं पाई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं अर्नव और ज्ञान की हंसी छूट गई। जिस तरह रेनू खुद पर अद्विकल का ध्यान लाना चाह रही थी और जिस तरह अद्विकल ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, वह दृश्य उनके लिए काफी मजेदार था, क्योंकि अद्विकल की तो हमेशा से यही आदत थी। बल्कि रेनू को शुक्र मनाना चाहिए था कि उसने सिर्फ उसे नजरअंदाज किया था, वरना अगर वे लोग कहीं और होते तो न जाने अद्विकल उसका क्या हश्र करता। यह बात वे चारों अच्छी तरह जानते थे। तभी ज्ञान ने मुंह बनाते हुए रेनू से कहा, अब तुम्हारा हो गया हो तो अपना यह मेकअप से छुपा हुआ चेहरा लेकर यहाँ से निकलो और प्लीज यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट आउट। ये सुनकर रेनू ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तभी अर्नव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह मतलब हम तुमसे बात ही नहीं कर सकते? सही बात है, तुम जैसी इंसान से लगे भी क्यों? फिर उसने ओजस की तरफ देखते हुए कहा, क्या ब्रो, इस प्रॉब्लम को यहाँ से हटाओ, सिर दर्द हो रहा है इसे देखकर। ओजस, जो शांति से अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और साथ ही पूरा तमाशा भी देख रहा था, उसने रेनू की बात सुनकर उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। उसने अपने फोन में कुछ किया। अगले ही पल वहां मौजूद एक बॉडीगार्ड रेनू के पास आया और विनम्रता से उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा। यह देखकर रेनू को बेहद इंसल्टेड महसूस हुआ, मगर वह उन लोगों से ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। आखिर वे अद्विकल के बेहद खास दोस्त थे, जो उसके लिए फैमिली जितने ही महत्वपूर्ण थे। वहीं आद्या चलकर बार काउंटर के पास आकर बैठ गई। उसने वेटर को इशारा करके एक ग्लास रेड वाइन ऑर्डर की। उसके आते ही वेटर ने वाइन का ग्लास उसके सामने रख दिया। वह उसे उठाकर पीने ही वाली थी कि उससे पहले किसी ने आगे बढ़कर वह ग्लास अपने हाथ में उठा लिया। यह देखकर आद्या ने गुस्से से उस शख्स की तरफ देखा, मगर सामने मौजूद व्यक्ति को देखते ही वह कुछ नहीं बोली। उसने बस एक गहरी सांस ली और वापस वेटर को दूसरा ग्लास लाने का इशारा कर दिया। वहीं उस शख्स ने उसके इस व्यवहार पर अपने होंठों के कोने हल्के से उठाए। फिर काउंटर से टिककर खड़े होते हुए वह थोड़ा उसकी तरफ झुका और उसके चेहरे को गहराई से देखते हुए अपनी सख्त मगर मोहक आवाज में बोला, क्या बात है मिस श्रीवास्तव, आज कुछ अलग लग रही हैं आप। यह सुनकर आद्या, जो इस वक्त बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी, उसने अपनी नजरें उसकी गहरी निगाहों से मिलाई और शांत स्वर में कहा, और आपको क्या हुआ मिस्टर रावत, जो आज खुद चलकर हमारे पास आ गए? आपको नहीं लगता कि इससे आपकी होने वाली वाइफ को प्रॉब्लम हो जाएगी? यह सुनकर अद्विकल की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वहीं आद्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने सामने रखा वाइन का दूसरा ग्लास उठा लिया। दरअसल जिस वक्त वह वाइन का ग्लास हाथ में लिए अद्विकल की तरफ बढ़ रही थी, उसी वक्त उसने सिया और रेनू के बीच हुई सारी बातचीत सुन ली थी। ऐसा नहीं था कि वह रेनू को सबक नहीं सिखाना चाहती थी। असल में आद्या किसी का उधार अपने ऊपर रखती ही नहीं थी और रेनू से तो उसे बहुत ही खास हिसाब चुकता करना था। आखिर रेनू कोई मामूली शख्सियत तो थी नहीं। उसके और आद्या के बीच के हिसाब किताब भी काफी पुराने और गहरे थे। आद्या चाहती तो रेनू को बहुत आराम से धीरे धीरे सबक सिखा सकती थी, मगर उसके बारे में एक बार बकवास करने पर उसने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब रेनू ने दूसरी बार भी उसकी बुराई की और खुद को अद्विकल रावत की होने वाली वाइफ तक बताने लगी, तब आद्या ने फैसला कर लिया कि अब यह खेल थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए। वैसे भी यह पहली बार नहीं था जब रेनू ने उसके खिलाफ कुछ किया हो। अक्सर ही कई बार वह आद्या के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, जिन कारणों की वजह से आज भी कई लोग आद्या से नाराज रहते थे या उसे गलत समझते थे, उनमें कहीं न कहीं रेनू का हाथ जरूर रहा था। ऐसे में इतनी आसानी से उसे छोड़ देने वाली आद्या बिल्कुल नहीं थी। अब जब रेनू ने खुद ही उसके सामने यह मौका रखा था, तो वह उसे यूं ही जाने देने वाली भी नहीं थी, और वह फैसला कर चुकी थी कि अब उसे रेनू के साथ क्या करना है। ये सोचते हुए आद्या ने अपने वाइन का एक सिप लिया और वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ पर पकड़ महसूस होते ही आद्या ने पलटकर पहले अपने हाथ की तरफ देखा और फिर अद्विकल की तरफ। यह देखकर अद्विकल ने अपने हाथ में मौजूद वाइन का ग्लास काउंटर पर रख दिया और आद्या की तरफ देखते हुए कहा, कुछ कहना है आपको मिस श्रीवास्तव? इस पर आद्या एक पल के लिए रुकी। फिर उसने अद्विकल की आंखों में देखते हुए बेहद इंटेंस आवाज में कहा, मिस्टर रावत, चलिए डेट करते हैं।